सब्जेक्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हर पन्ना में लिखा हुआ है, मतलब कोई भी पेज खोलेंगे ना वो बात आ जाता है। तो अगर उन सबको एक बार ओवरव्यू जनरली पहले समझ लें तो कहीं भी जब पढ़ने जाएंगे ना समझ में ज्यादा आएगा। जैसे एक वर्ड यूज करता है ये लोग, स्टेक होल्डर्स, मतलब समझ लो 1000 पन्ना है, उस 1000 में नहीं तो 700 पन्ना में ये वर्ड है स्टेक होल्डर्स। कहीं एक जगह स्टेक होल्डर्स के बारे में 10-15 पन्ना लिखा हुआ भी है, समझाया हुआ व्हाट इज स्टेक होल्डर्स। लेकिन हम अभी सिलेबस की बात नहीं कर रहे, पहले बात कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स माने क्या। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर्स है इंटरनल, एक्सटर्नल, कनेक्टेड। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है वो लोग, हम सब लिखाएगा जो भी, माने जो मैं जीरोक्स में दे रहा हूं वो मेरे को पता है क्या दे रहा हूं, कुछ चीज अगर अलग से लिखाना है तो मैं लिखाऊंगा। अभी जब मैं बोल रहा हूं सुनना है तो सुनिए खाली। स्टेक होल्डर्स मतलब वो लोग जिनका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है माने हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सराफ गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड, इसमें आप लोग का कोई इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट आपका, हाँ? क्योंकि आप उसी में तो पढ़ने आ रहे हैं ना। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सामान बेच रहे, सर्विसेज सेल कर रहे, तो कस्टमर को ही तो सेल कर रहे, तो कस्टमर को बढ़िया सामान, बढ़िया सर्विस मिलना चाहिए कि नहीं। तो कस्टमर पब्लिक का हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है। इंटरनल, एक्सटर्नल, उसको इंटरनल नहीं बोलते। इंटरनल मतलब बाद में बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं कि हम लोग का सराफ गुरुकुल में इंटरेस्ट है। मेरा सराफ गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड में इंटरेस्ट है क्या? शेयर होल्डर कौन है? हम ही तो है। तो उसका सराफ गुरुकुल को बेसी से बेसी कमाना चाहिए कि नहीं, ये कौन देखता है? ये तो हम ही देखते हैं। यानी कि मेरा सराफ गुरुकुल में इंटरेस्ट है। जो हमारे यहां स्टाफ काम कर रहे हैं उनका सराफ गुरुकुल में कोई इंटरेस्ट है? वो लोग क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, भैया हम लोग को बढ़िया से बढ़िया इन्वायरमेंट दे काम करने के लिए, काम ही नहीं करना पड़े। वो लोग ऐसा सोचते हैं। एक बात बोल रहे हैं, यानी कि इंप्लॉय का इंटरेस्ट है। सराफ गुरुकुल से गवर्नमेंट का कोई रिलेशन, इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह मिलता है, गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स, व्हाटएवर वी से गवर्नमेंट। और अगर सराफ गुरुकुल से और भी गवर्नमेंट का बात कर सकते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन का सराफ गुरुकुल से कोई मतलब है? मान लो हमारे यहां कोई स्टाफ काम कर रहा है, वो लेबर यूनियन में रजिस्टर्ड है, होता है आजकल, घर में एक जन को रखेंगे ना वो भी लेबर यूनियन में रहता है। फिर क्या करते हैं, जब कुछ गड़बड़ होता है, गड़बड़ कौन किया वो बाद का बात है, वो लेबर यूनियन में जाके कंप्लेन कर देते हैं कि हमारे साथ ऐसा किए, माथा खराब हो जाता है। क्योंकि वो अपने आप जाके अपने को जनरल ट्रेड यूनियन में माने भर्ती करवा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जहां ज्यादा स्टाफ काम करते हैं वहां तो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का ही ट्रेड यूनियन होता है। वो लोग बिकॉज कोई से बात करना है स्टाफ से तो अपने तो ट्रेड यूनियन का हेड से ही बात करते हैं, 2-4 जन जो लोग हेड होते हैं। जो कंपनी है उसमें सप्लायर्स लोग जो है उनका कोई इंटरेस्ट है? जो सप्लायर सप्लाई करते हैं, मान लो हम जिससे जिरोक्स कराते हैं, सराफ गुरुकुल जिससे जिरोक्स करवाती है, सराफ गुरुकुल जिससे कंप्यूटर बोर्ड वगैरह खरीदते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट है सराफ गुरुकुल में? उनका है कि उनको पैसा जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, उनको बेसी से बेसी पैसा मिले, वो लोग ये चाहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा सराफ गुरुकुल का काकाटी से कोई रिलेशन है? काकाटी का कोई इंटरेस्ट है? कैसे है? बिकॉज काकाटी नीचे सामान बेच रहे खाने पीने का, जितने ज्यादा स्टूडेंट आएंगे उतना ज्यादा बिक्री होएगा, तो उसका तो मन करता है कि सब यहीं आए और कहीं जाए ही नहीं, उसका भी इंटरेस्ट है। सराफ गुरुकुल में कोई ऐसा आदमी जो इस बिल्डिंग में मान लो एक दिन आया, उसका कोई इंटरेस्ट है? सराफ गुरुकुल क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द जॉब ऑफ सराफ गुरुकुल? इज प्रोवाइड एजुकेशन। एजुकेशन से आपका भला हो रहा है, दुनिया का भला हो रहा है कि नहीं? आप जिसका भी जाके काम करेंगे उसका तो भला ही करेंगे ना। तो सराफ गुरुकुल जनरल पब्लिक का भी भला कर रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन करता है, सराफ गुरुकुल नहीं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अगर आप प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हैं तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज उसको आपके कारण ही तो मिला ना, तो जनरल पब्लिक का फायदा है। चाहे वो हमारे से सामान नहीं खरीदे तो भी उसका फायदा है। इन सब लोगों को हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। इन सब लोगों को मतलब स्टेक होल्डर मतलब सब कोई। प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट दूसरे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट से कंफ्लिक्ट करते हैं। मतलब हम शेयर होल्डर हैं, हम क्या चाहते हैं? ज्यादा फायदा हो। आप क्या चाहते हैं? फीस ही ना लगे, नॉर्मल।
गवर्नमेंट क्या चाहता है? टैक्स ज्यादा मिले, तो टैक्स ज्यादा मिले तो प्रॉफिट ज्यादा होना पड़ेगा। इंप्लॉय क्या चाहता है? सैलरी ज्यादा मिले, तो अगर सैलरी ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट कैसे ज्यादा होगा? हम लोग क्या चाहते हैं? समझ लो, हम लोग ये चाहते हैं कि जब हमको क्लास करना हो तब क्लास करने मिले। इसका मतलब स्टाफ को बोलना होगा 24/7 आवर सर्विस, 24/7 सर्विस। स्टाफ क्या चाहता है? एकदम बॉस टाइप जॉब हो, 10 बजे आओ 5 बजे निकल जाओ, चाहता है कि नहीं बॉस? यानी कि सबका इंटरेस्ट में तो कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? सिंस सभी को स्टेक होल्डर्स है, सभी का इंटरेस्ट को हमको पूरा करने की चेष्टा करनी है। बिजनेस स्ट्रेटेजी उसी का नाम है। बिजनेस स्ट्रेटेजी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट किए हों, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हों, किसी भी प्रकार अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, तो उनका इंटरेस्ट को पूरा करने की चेष्टा ऑर्गेनाइजेशन को करनी है। स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। यह जरूर है कि सभी को पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, कोई एक जन को सेटिस्फाई करने जाएंगे, दूसरा का तो हर्ट होएगा ही, लेकिन फिर भी चेष्टा करेंगे कि सबको मिला के एक साथ हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर पाए। इसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, उसी को बोलते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी। लेकिन स्टेक होल्डर से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना बहुत है। हम अभी बोला कि आपके स्टडी मैट पे 15-20 पन्ना लिखा होगा, हम तो 15-20 पन्ना बात अभी नहीं किया। हम खाली एक सिंपल में बात किया कि पहला पन्ना से स्टेक होल्डर वर्ड चालू हो जाता है। तो जहां स्टेक होल्डर आएगा वहां पर पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा ना। शुरू से ही स्टेक होल्डर का मीनिंग समझ में आना पड़ेगा, ठीक है। स्टेक होल्डर के बाद आता है स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज दोनों को एक साथ डील करना चाहिए, और वीकनेस और थ्रेट्स को एक साथ डील करना चाहिए। समझ रहे हैं एक बार? स्ट्रेंथ, जो चीज में आपका स्ट्रेंथ है, जिसमें आपको लगता है आप बेहतर हैं, वो चीज में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढकर अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे ज्यादा कमाइए। मान लो हम बोलेगा हमको कॉस्टिंग अच्छे से आता है, अब हम कल से बोलेगा कॉस्ट ऑडिट पढ़ाएगा, परसों बोलेगा अकाउंट्स पढ़ाएगा, तरसों बोलेगा डीटी पढ़ाएगा, नरसों बोलेगा आईडीटी पढ़ाएगा। बर्बादी कर रहे हैं। मेरा जहां स्ट्रेंथ है, मेरे को उसी एरिया में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। जिस चीज में आपका स्ट्रेंथ है, उस एरिया में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे अपना स्ट्रेंथ से वर्क करेंगे, ज्यादा फायदा होगा। वीकनेस से डर है। वीकनेस से क्या आता है? थ्रेट्स। कोई चीज में आपका कमजोरी है, तो वो कमजोरी से ही तो आदमी को डर लगता है। मान लो हम पढ़ नहीं रहा है, तो मेरे को डर क्या चीज का है? वही बात है। वीकनेस किसको जन्म देता है? थ्रेट्स को। तो अगर आपको थ्रेट्स को दूर करना है तो क्या करना होगा? कमजोरी को दूर करना होगा। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ पे काम करके अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, और वीकनेस जहां जहां है वो वीकनेस को हटाना है, चेष्टा करनी है वो रिमूव हो जाए, तो अपने आप थ्रेट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इससे जहां कहीं भी कोई भी जगह रीड करेंगे तो स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी से कोरिलेट करेंगे, वीकनेस को थ्रेट से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। वापस से ये भी 10-12 पन्ना लिखा हुआ है, स्वॉट एनालिसिस क्या है। अब इसके अंदर हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल मैटर है। अगर आप में स्ट्रेंथ है तो है, वीकनेस है तो है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल मैटर है। वीकनेस माने स्ट्रेंथ और वीकनेस अपने इंटरनल मैनेजमेंट से आते हैं। अगर स्ट्रेंथ है वो आपका इंटरनल मैटर के कारण यह है, वीकनेस है वो इंटरनल मैटर के कारण यह है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है वो आपके कारण नहीं है। आज कोई चीज में अपॉर्चुनिटी हो तो मार्केट के कारण है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण है। तो हम लोग बोलते हैं कि एक इंटरनल को दूसरा एक्सटर्नल से कोरिलेट करना है, दूसरा इंटरनल को दूसरा एक्सटर्नल से कोरिलेट करना है। अगर ऐसा करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। अब जैसे सब्जेक्ट का नाम स्ट्रेटेजी है, तो पहला जो वर्ड आता है वो क्या आता है? स्ट्रेटेजी किसको बोलते हैं? व्हाट इज स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी किसको बोलते हैं? सबसे पहला बात सोचिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन उसी बिजनेस में क्यों है जिसमें वो है? वो वहीं पर क्यों है जहां पर वो बिजनेस करते हैं? दूसरे मार्केट में क्यों नहीं जाते? दूसरा टाइप का प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल करते?
जैसा है वैसा क्यों है वो? मन में कभी क्वेश्चन आता होगा? समझ लो शराब गुरुकुल क्यों है? शराब गुरुकुल में प्रकाश शराब क्यों है? कहां से आ गए? कलकत्ता में ही क्यों आए? दूसरा जगह क्यों नहीं चले गए? कॉस्टिंग ही क्यों पढ़ाते हैं? दूसरा चीज क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वगैरह वगैरह। इफ यू थिंक अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन यू विल गेट दीज क्वेश्चंस इन माइंड कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों आया, क्या बैकग्राउंड है, कैसे आया, क्यों यहां स्टैब्लिश्ड है, यही प्रोडक्ट क्यों बेचता है, दूसरा क्यों नहीं बेचता है, कैसे स्टाफ से काम करवाता है, कैसे मैनेज करता है, इस तरह का सिस्टम क्यों है? ये सारा सिस्टम्स एक दिन में तो होता नहीं। ये सब के लिए तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग करना पड़ता है ना। अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि किस तरह से अपने ये सोचें कि ऐसा करें जिससे ज्यादा फायदा हो। स्ट्रैटेजी ऑलवेज मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब ही होता है 10, 15, 20 साल। बिकॉज मीडियम टर्म को बोलते हैं 5 साल करीब, शॉर्ट टर्म तो विद इन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म मतलब ही होता है 7, 8, 10, 15 ईयर्स। तो अगर हम सोचेगा आज से 10 साल बाद मेरे को ऐसा बनना है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है या सपना आता होगा, तो ड्रीम को पूरा करने के लिए डेली तो काम करना होगा ना। जो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए बनाएंगे वो डे टू डे वर्क से अफेक्ट होगा। अगर हम कुछ सोच रहे हैं कि मेरे को ये पाना है 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो पाने के लिए आई हैव टू डेवलप बिजनेस स्ट्रैटेजी, आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन डे टू डे लाइफ। वो डे टू डे में किस तरह काम करें, कौन सा चीज बेचें, कैसे कंपीट करें, कैसे अपने कंपीटिटर से आगे जाए, उस चीज को स्ट्रैटेजी बोलते हैं। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हम समझ लो बोलेगा, सपोज ज्यादातर ये लोग स्टडी मैट में कोको कोला का बहुत ज्यादा भर के रखा है। कोको कोला ब्रांड के बारे में सभी लोग जानते हैं। कोको कोला बोलता है हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो कोल्ड ड्रिंक है वो पीने के बाद आदमी में, पीने के बाद मन में क्या आना चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक भाव आने चाहिए। आते हैं क्या पी के? पता नहीं है। कोको कोला कंपनी बोलता है कि जब आप ये सॉफ्ट ड्रिंक पीएंगे तो आप में ऑप्टिमिस्टिक भाव आएंगे। वैसे ऑप्टिमिस्टिक भाव आदमी में आना चाहिए कि नहीं? ऐसा नॉर्मली किसी से भी बात कर लो, कोई बड़ा आदमी से, कोई साधु बाबा से, कोई किसी से भी, वो क्या बोलेगा? जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा आप जीतेंगे नहीं। तो ऑप्टिमिस्टिक तो सभी आदमी को होना चाहिए। अब वो तो बाई नेचर होता है। कोई जन पेसिमिस्टिक होता है, सब अच्छा हो गया फिर भी लगता है खराब ही होगा। कोई जन ऐसा होता है कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो भी अच्छा होगा। एक एग्जांपल दे रहा है, मान लो कोई स्टूडेंट घर से कुछ भी नहीं पढ़ के आया, फिर भी मन में लग रहा है एग्जाम में हम पास ही होगा, बहुत जोर का चांस है पास हो जाएगा। और कोई है कि घर से कुछ नहीं पढ़ के सारा आया है, फिर भी लगता है हम तो फेल होने वाला हो जाएगा। तो वो ऑप्टिमिस्टिक व्यू आता है, बोलता है ड्रिंक करने से। आता है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम है। ये कोको कोला कंपनी बोलती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कोको कोला पीने से वो होगा, कोक पीने से ये होगा। ठीक है, कोको कोला कंपनी का कोई और प्रोडक्ट्स है क्या? मतलब जो माने ऑप्टिमिस्टिक, माने कोक के अलावा कुछ और चीज है? पेप्सी कोको कोला का है क्या? हमको पता नहीं है। ऐसे नॉर्मली बुक्स लिख रहे कि देयर आर राउंड अबाउट 360 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कोको कोला कंपनी इज ऑफरिंग। फॉर एग्जाम्पल यू सेड मिनरल वाटर। जो स्पोर्ट्स मैन लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, तो वो लोग जो भी ड्रिंक वगैरह लेते हैं बोलता है वही देता है। पता नहीं है, ये तो हमको पता चला। फिर बोलता है बहुत सारे ऐसा ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक टाइप है। अब कौन कौन सा कंपनी में कोको कोला, वो तो वेबसाइट पे जाने से पता चल जाएगा। आजकल वेबसाइट पे जाने से बात आया गूगल में क्या बोलते हैं? कुछ भी चीज का जवाब चाहिए गूगल में चले जाओ। ठीक है, वो जवाब वहां कहां से आया? तो हम लोग बोलते हैं कि पहले 2000 के पहले याहू गूगल से ज्यादा डेवलप्ड था। सब कोई का जो आईडी वगैरह रहता था वो याहू से रहता था। लेकिन जब 2005-6 में करीब 2007 तक गूगल बहुत डेवलप कर दिया, याहू एकदम पीछे रह गया। तो फिर याहू अपना स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज किया कि हम लोग गूगल से कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर एरिया में डाल दिया, इंटरटेनमेंट। तो नॉर्मली जिन लोग को अपना कोई चीज का पैशन है ना, वो सब दिखाने के लिए उनका ज्यादातर स्टोरी आपको याहू में मिलेगा, जबकि गूगल में जनरल ज्ञान मिलेगा। एनीथिंग यू वांट टू नो गो टू गूगल। तो बोलने का मतलब क्या हुआ? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग एरिया हो गया ना। जब याहू देखा कि हम गूगल से कंपीट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की कि हम क्या चाहते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वो सोच रहे कि आज से 10-15 साल बहुत बड़ा बनेगा, इस एरिया में बनेगा, कैसे बनेगा? एक स्ट्रैटेजी तो होना चाहिए ना। हाउ टू मेक इट पॉसिबल। मन में विश्वास और उसका कम्युनिकेशन सब लोगों को, मतलब हमारे से जो भी इंटरेस्टेड है उन सबको हमको कम्युनिकेट करना है।
तो अब एक जनरल एग्जांपल है, समझ लो गूगल में सर्च करेंगे बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ नोकिया कंपनी, बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ कोको कोला, बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ मारुति, बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ टाटा, सबका आएगा। हर कंपनी का अपना स्ट्रेटेजी। आज वो लोग जहां हैं और आगे भी जो वो लोग जहां पहुंचना चाहते हैं वो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी को बेस करके ही है। वो स्ट्रेटेजी सबको क्यों बताया जा रहा है? बिकॉज सभी लोग स्टेक होल्डर सभी है। हम अगर जनरल पब्लिक है, मेरे को भी मतलब है कि रतन टाटा जी क्या करने वाले हैं। अब किसको समय है उस पर बात आते हैं, लेकिन हर बड़ा कंपनी का अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेथड हाउ टू अचीव दैट। बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर ये सारे चीज आते हैं। समझ लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, सराफ गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड यहां लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे कुछ लिखा हुआ है क्या? कभी देखे हैं सराफ गुरुकुल वेबसाइट? हम उतना कोई इतना मेरे पास समय नहीं था कि अब ये सब स्ट्रेटेजी लिखता, लेकिन एक बात को रहा है कि जब भी सराफ गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड, आपके पास स्टडी मैट है ना मेरा कॉस्टिंग वाला, खोलिए एक बार स्टडी मैट, खोलिए एक बार स्टडी मैट में सराफ गुरुकुल का लोगो है कहीं? लोगों में कुछ दिख रहा है? लोगों में सराफ गुरुकुल के अलावा एक्सीलेंस इन प्रोफेशनल एजुकेशन। माने एक बात बोल रहे हैं कि हम भी बहुत बिजनेस स्ट्रेटेजी वगैरह लिखना चाहते हैं। पहला बात तो यह है कि हमारा बिजनेस स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा जनरल पब्लिक तो इंटरेस्टेड नहीं है, स्टूडेंट जरूर इंटरेस्टेड है। स्टूडेंट को तो हम क्या कर रहे हैं बता ही रहे हैं, और किसको बताएं? हम कोई लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना कि दुनिया में मुनादी करें कि हम ये करने वाले वो करने वाले हैं। लेकिन जो भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो चाहे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है कहीं भी हो, सबका बिजनेस स्ट्रेटेजी हो सकता है लिस्टेड होगा नहीं हो, क्योंकि कोई लॉ तो है नहीं कि बिजनेस स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि वेदर यू वांट टू कम्युनिकेट टू पब्लिक व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग, व्हाई यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट, व्हाट further you want to sell, where you want to go, how to go, what is the strategy that you want to say to the public or not। आप ये पब्लिक को बताना चाहते हैं कि नहीं, वो आपके ऊपर है। तो सारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो बताते हैं, तो आपको गूगल में भर्ती करके मिलेगा, उतना पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आदमी को जरूर एक दो कंपनी का तो स्ट्रेटेजी पढ़ना चाहिए ना, एक दो पन्ना ही पढ़े। गूगल सर्च मारे, खोले, उसके अंदर टाटा पावर, टाटा मोटर्स का बिजनेस स्ट्रेटेजी आ जाएगा उसके अंदर। तो बोलने का मतलब क्या, उससे थोड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान होगा कि हाँ भैया हर कंपनी का बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ये नहीं कि अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं है। तो हो सकता है ना कि अपने जब मैनेजमेंट अकाउंटेंट बने तो अपने को बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करने बोला जाए। बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करने का काम 3 लेयर्स के लोगों का है। एक कॉर्पोरेट्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ एंड ऑल दैट। दूसरा जो मैनेजर्स अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, और तीसरा ऑपरेशनल स्टाफ। सबका काम बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करना है। सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सराफ गुरुकुल में आई एम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विथ माय वाइफ, वी आर डेवलपिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी। चाहे नाम उसको कुछ भी दें, हमको ये करना है नहीं करना है, कौन डिसाइड करता है? हम लोग। अब हमारे यहां मैनेजर्स कौन है? वो भी हम ही हैं, और कोई मैनेजर्स नहीं है। लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में तो टॉप माने अंबानी है, तो वो थोड़ी ना मैनेजर है, मैनेजर से तो काम करवा रहे हैं। तो मैनेजर्स लोग डायरेक्टर को हेल्प कर रहे हैं डेवलप करने में स्ट्रेटेजी। लेकिन मैनेजर भी खुद काम नहीं कर रहे हैं, मैनेजर काम किससे करवा रहा है? स्टाफ से। तो स्टाफ से पूछ के स्ट्रेटेजी डेवलप होता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, डे टू डे स्ट्रेटेजी विल बी डेवलप्ड बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्टाफ, मेन ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट्स, फिर उसके बाद मैनेजर्स, और फिर उसके बाद जिससे काम करवाएंगे। तो अलग अलग लेवल्स पे स्ट्रेटेजी का बात करते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी वर्ड को लेकर 1000 पन्ना लिख दिया है, 1000 पेजेस। व्हाट इज स्ट्रेटेजी? बिजनेस स्ट्रेटेजी किसको बोलते हैं? स्टॉक होल्डर का इंपॉर्टेंस क्या है? आप अगर स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देना है, उसके बेसिस पे आपका स्ट्रेटेजी डेवलप होगा। अब ऑब्वियसली हर जगह कोई ना कोई पॉइंट आएगा, उस पर 5-6 पॉइंट आएगा, याद करना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा कि वो पॉइंट्स हमें याद हो जाए। कि अगर बाई चांस एग्जाम में बोला कि भाई स्टेक होल्डर्स किसको बोलते हैं, ये तीनों पॉइंट मालूम होना चाहिए, इसके अंदर कौन सा कैटेगरी है वो ध्यान होना चाहिए। उसके बाद मसाला आपने लिख लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। बट ये नहीं स्टेक होल्डर बोला इसके अंदर स्वॉट, कुछ नंबर नहीं मिलेगा। मतलब आपको पॉइंट्स ध्यान करके जाना होगा कि ये एरिया है, इसमें ये पॉइंट है। तो जितना उसको समझ के जाएंगे ना वो याद जल्दी होएगा, और अगर सोचेंगे रटना है वो कभी याद नहीं होएगा।
आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। तो हमारा प्रयास यही है कि आपको वो समझा पाए, समझने से रटने में सावधानी होगा, इजी लगेगा। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी 50 मार्क्स, हेडिंग दे दीजिए बिजनेस स्ट्रैटेजी 50 मार्क्स। To understand this subject, to understand this subject, there are some important points. There are some important points. There are some important points which should always be remembered. 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 Point number one. Point number one, स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर्स हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन सिंस सब जगह नाम ये आते रहेगा, समझ में नहीं आएगा चीज, इससे पहले इसका मतलब समझ लेना है। स्टेक होल्डर्स, it is said that in an organization, it is said that in an organization, it is said that in an organization there are two types of interested, there are two types of interested individuals. There are two types of interested individuals. Roman 1, the interest of those, Roman 1, the interest of those who have to carry them out. The interest of those who have to carry them out. That is managers and staff of the organization. That is managers and staff of the organization. मतलब बिजनेस को चलाना किसको है? मैनेजर्स को और स्टाफ को। तो अपने बोल रहे हैं कि मैनेजर्स और स्टाफ बिजनेस में इंटरेस्टेड पर्सन है, वो लोग को बिजनेस करना है, कराना है, पैसा वो लोग नहीं लगाए हो चाहे, लेकिन वो लोग को बिजनेस को आगे ले जाना है, तो वो एक इंटरेस्टेड ग्रुप हुआ। रोमन 2, द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु फोकस, the interest of those who focus on the outcomes, the interest of those who focus on the outcomes, the interest of those who focus on the outcomes, like shareholders, customers, suppliers, etc. Like shareholders, customers, suppliers, etc. Like shareholders, customers, suppliers, etc. Next para see. These groups are known as stakeholders. These groups are known as stakeholders. So in an organization, the stakeholders are divided into three parts. In an organization, the stakeholders are divided into three parts. इंटरनल मतलब हो गया मैनेजर्स, एम्प्लॉइज। इनको क्या चाहिए?
better pay, good working condition, job development, job security, job development etc. मतलब इंटरनल इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये लोग कंपनी के अंदर है, कंपनी के अंदर मैनेजर्स एम्प्लॉइज है, उनका इच्छा है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, काम करने का इन्वायरमेंट हमको बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, जॉब सिक्योरिटी, जॉब इन्हांसमेंट, ये सब हो। हमारे स्टाफ भी यही चाहते हैं, और आप भी अगर कहीं जॉब करेंगे आप भी यही चाहते हैं, सब जन यही चाहते हैं जो मैनेजमेंट के अंदर है। इनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल। दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हो गया गवर्नमेंट, और यह बोल सकते हैं एनी अदर ग्रुप। एनी अदर ग्रुप में नाम लिख देंगे एक, एनी अदर ग्रुप में अपने नाम लिख सकते हैं ट्रेड यूनियन। एनी अदर ग्रुप मतलब ट्रेड यूनियन। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम लोग गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करें, तो गवर्नमेंट के सामने कंप्लायंस विथ लॉ एंड हाई पेमेंट ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट के सामने कंप्लायंस विथ लॉ एंड हाई पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब नियम कानून मानते हुए ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू दें हम। और एनी अदर ग्रुप में ट्रेड यूनियन क्या चाहते हैं? ट्रेड यूनियन चाहता है कि लेबर लोग की बातें माने, या समझ लो हम बोलेगा इन्वायरमेंट वाला है। इन्वायरमेंट मतलब मान लो नीचे काकाटी है, काकाटी से कुछ पोल्यूशन होता है क्या? जितना भी ये सब मिठाई उठाई का दुकान है, नॉर्मली दे आर डेंजरस। वाई? बिकॉज वो लोग इतना बड़ा बड़ा चूल्हा ये सब जला रहे हैं, कितना भी सुना हुआ भी होगा, बहुत सारा मिठाई का दुकान में आग लगा हुआ है। तो दे आर रिक्वायर्ड टू कीप सम एक्स्ट्रा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एज कंपेयर टू माई टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमको थोड़ी ना आग जला रहे हैं यहाँ, तो हमको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट उतना नहीं रखना है, उनको रखना है। समझ लो हम बोलेंगे कोई भी पेंट्स कंपनी है, पेंट्स बनाती है, तो पेंट्स बनाने बहुत पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन के लिए उनको कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको रोक रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप हमारा जो नियम कानून है फॉलो करिए। तो ये सब एक्सटर्नल है, लेकिन हम लोग को इनका नियम कानून फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें इनकी बात माननी होगी। तो हम लोग बोल रहे हैं वैसा एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, इन्वायरमेंट के लिए सब जगह है वर्ल्ड में, हर कंट्री में इन्वायरमेंट के लिए। कि जैसे वैसे काकाटी वैसे क्या बोलते हैं कि हम बाबू मैं तो रखूंगा तब तो मैं कमा लियो। उसका ये बोलने का मतलब है कि अगर हम उतना फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखेंगे तब तो उसका मेंटेनेंस खर्चा ही लग जाएगा कमाई से ज्यादा। तो बोला कोई नहीं रखता है। अब पता नहीं है कोई रखता है कि नहीं, हम तो उनका बात कर रहे हैं कि कोई इतना फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, उसका खर्चा इतना है, मेंटेनेंस का ईएमसी और फायर फाइटिंग दाम इतना ज्यादा है, बोला वो रखा नहीं जा सकता है। तो जब बाई चांस कोई इन्वायरमेंट वाला आता होगा तो काकाटी उसको पैसा दे के बनाता ही होगा। और क्या जो सेट दुनिया करता है कि थोड़ा उसको घूस दिए, भाई हाँ रखा है, तुम रिपोर्ट लिख दो, तो सभी कोई करता है, तो वैसा करता है, लेकिन एक रूल फॉलो तो करना है ना उसको। तो गवर्नमेंट के अलावा वैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग एरिया में अलग अलग बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। तो अपने उनकी बात सुनेंगे, वो भी हमारे में इंटरेस्टेड है, बिकॉज हमको उनकी बात सुननी है, मतलब हमको उनके अनुरूप काम करना है, इसलिए हम लोग उनको भी इंटरेस्टेड पर्सन ही बोलते हैं। बाहर वाले हैं, हमारे यहां अंदर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको उनकी बातें सुननी है। तो यहां आगे लिख देंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड to protect the environment, rules and regulations to be followed to protect the environment. और फिर तीसरा हो गया कनेक्टेड। कनेक्टेड इसलिए वर्ड बोल रहे हैं कि वो बाहर का भी है अंदर का भी है, वो दोनों है। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर काम करता है क्या? मान लो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, तो हम रिलायंस इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। लेकिन हम इंटरनल हुआ कि नहीं? आई एम द शेयर होल्डर, आई एम द इंटरनल पर्सन, लेकिन हम कभी जाके काम तो नहीं करना है, तो हम तो एक्सटर्नल भी हुआ। तो इसलिए हमारा नाम क्या कर दिए? कनेक्टेड। हम क्या चाहते हैं, शेयर होल्डर क्या चाहते हैं?
ज्यादा से ज्यादा शेयर का दाम, डिविडेंड, प्रॉफिट, तभी तो शेयर का दाम बढ़ेगा। तो बगल में लिख दीजिए हाई डिविडेंड, हाई शेयर प्राइस, हाई प्रॉफिट। शेयर होल्डर के लिए हाई डिविडेंड, हाई शेयर प्राइस, हाई प्रॉफिट, हाई डिविडेंड, हाई शेयर प्राइस, हाई प्रॉफिट। कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, क्योंकि कस्टमर काम नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ गुड्स तो ले रहे हैं। तो कस्टमर क्या हो गया? कनेक्टेड पर्सन। वो क्या चाहते हैं? कम से कम दाम में बढ़िया से बढ़िया सामान, नॉर्मल, ठीक है, लिखिए उसको कस्टमर के सामने। बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस, फ्री में। बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस। कस्टमर हो गया जो हो गया, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस। फाइनेंसर्स, बैंक जिससे फंड्स वगैरह लिया है, लोन वाला, टर्म लोन बैंक से लिए हैं, तो ये लोग कंपनी में आके काम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन कंपनी का प्रॉफिट वगैरह तो इनके पास जाता है। ये लोग क्या चाहते हैं? हमारा जो भी पेमेंट है भाई समय पे हो जाना चाहिए, और लोन हम देंगे कब? सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स मिलना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी चाहते हैं और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हैं। तो फाइनेंसर्स रिक्वायर प्रॉपर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, require proper payment of interest and security of loan, require proper payment of interest and security of loan, require proper payment of interest and security of loan। सप्लायर्स, जो लोग सामान सप्लाई कर रहे हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? हमारे से ही ले और किसी से मत ले, ज्यादा से ज्यादा हमसे ले, पैसा उसी समय दे दें, कैश में दे दें। वो चाहते हैं कि नहीं कि एकदम पैसा। ये जो फाइनेंसर्स है वो बोलेगा हम ज्यादा लोन नहीं देंगे, लिमिट तक देंगे, ओडी का लिमिट। तो अगर ओडी का लिमिट रहेगा तो इसको जल्दी पैसा कैसे दे? ये बोलता हमको तुरंत तुरंत दो, बेसी भी दो, डिस्काउंट भी मत लो, ये भी तो ये चाहता है। तो सप्लायर्स के लिए हाई प्राइसेस, हाई प्राइसेस, एश्योर्ड सप्लाई, high prices, assured supply, prompt payment, etc. High prices, assured supply। assured supply मतलब हम सप्लायर को बोले हम तुम्ही से लेंगे। जैसे हम लोग जीरोक्स केवल एक ही जीरोक्स वाला से कराते हैं और किसी से कभी नहीं कराते। आज करीब 6-7 साल हो गए। क्यों उससे कराते हैं? कोई और दूसरा जीरोक्स वाला नहीं है, नीचे भर्ती है जीरोक्स वाला। वाई वी आर मेकिंग जीरोक्स फ्रॉम दैट पर्सन ओनली? बिकॉज वो मेरे एक फोन पे जान देने के लिए हाजिर है। जीरोक्स तो बहुत जन करेगा लेकिन हम उसको अभी बुलाएगा ना, वो 10 मिनट में यहाँ आ जाएगा। और कितना भी हो, कोई भाड़ा उड़ा नहीं है, यहां पहुंचा देता है, सीधा यहां से ले जाता है, यहां पहुंचाता है। रात को 10 बजे जीरोक्स देना है तो भी, 2 बजे देना है तो भी, बात समझो है। वॉट एवर यू से, सिंस वी आर परमानेंट कस्टमर, हम और संजय दोनों जन, तो हम लोग केवल उसी से जीरोक्स कराते हैं। और आपको अगर एक दिन में 100 किताब जीरोक्स करना हो कर देगा। मतलब समझ लो वो भी हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। He is doing job with us, we are doing job with him, that's all। हम उसके लिए, वो मेरे लिए, बस, और कोई नहीं है। उसको कोई और चाहिए नहीं, हमको भी कोई और चाहिए नहीं, वो हमारे से ही कमा लेते हैं। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि ये सप्लायर चाहते हैं कि नहीं? हर सप्लायर चाहते हैं जल्दी से जल्दी पैसा उसको दिया जाए, ये चाहते हैं। तो ये जो स्टेक होल्डर्स है, हर ऑर्गेनाइजेशन को इन सबसे डील करना पड़ता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा में झमेला ज्यादा है लेकिन डील तो सभी के साथ करना है। और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं सब कोई सेटिस्फाई हो, कोई दुखी ना हो, जो कि संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। तो हम लोग को ये प्रायोरिटी देखना पड़ता है। फिर देखना पड़ता है किसका इंटरेस्ट ज्यादा ऊपर है। जिसका इंटरेस्ट ज्यादा ऊपर है उसको अपने आगे सोचते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। इसी से सारा स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह अराइज होता है, इसी से सब इन्हीं से अराइज होता है। इसलिए ये स्टेक होल्डर वर्ड सब जगह भरती है। कोई भी चीज पढ़ेंगे पूरा बिजनेस स्ट्रेटेजी में स्टेक होल्डर वर्ड कॉमन रहेगा। नीचे लिख देते हैं अलग से, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स। For example, shareholders want high profit, shareholders want high profit,
comma, employees want higher wages. Employees want higher wages. Customer wants 24/7 service. Customer wants 24/7 service. But employee wants a job of 10 to 5. तो 24 घंटा कस्टमर को सर्विस कैसे देंगे? A job of 10 to 5. Customer wants good quality product at a very low price. Customer wants good quality product at a very low price. But shareholders want high profit, high price. But shareholders want high profit, high price. But shareholders want high profit, high price. सब एक दूसरे से झगड़ा ही है, बेसिकली बात ही है। तो अपने को तो अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी ऐसे डेवलप करना होगा जिससे कि ये सब लोग ही रहेंगे तो सबको अच्छा लगे। जिसका इंटरेस्ट ऊपर है पहले उसको ध्यान देना होगा। और हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोगों का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो समझ लो हमको एक प्लांट बैठाना है। वो प्लांट हम जहां जाके बैठाएंगे वहां का जितना, समझ लो सिंगुर में टाटा प्लांट लगाने वाला था, क्यों नहीं लगाने दिया गया? क्यों नहीं लगाने दिया गया? छोड़ दीजिए, ये सब बोलने का बात है। मेन रीजन वाज पॉलिटिकल रीजंस। आज अगर सिंगुर में प्लांट होता तो वेस्ट बंगाल का छवि अलग होता, तब फिर हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता जॉब के लिए, यहीं पर जॉब मिलता, कितना डेवलपमेंट होता। तो फार्मर्स नहीं चाहता था क्या? ऐसा नहीं है फार्मर्स यार, उसको तो बुद्धि नहीं है, उसको तो जो बोलेंगे वो करेगा। तो आपने ये बोल रहे हैं कि अगर कोई प्लांट बैठाना है, टाटा के पास पैसा कमी है, फिर भी टाटा प्लांट नहीं बैठा पाया सिंगुर में, तो अगर कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचेंगे वो ऐसा प्रॉब्लम देगा। तो अपने को कम्युनिटी के बारे में, पब्लिक के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, फाइनेंसर्स के बारे में, सप्लायर्स, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, सबके बारे में सोचना होगा। जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जिसका इंटरेस्ट ज्यादा है, पहले उसको सोचना होगा। लेकिन जिसका इंटरेस्ट कम है वो कभी भी बैक ट्रैक करके अपने को गिरा सकता है। तो अपने को उसके बारे में सोच के ऑलवेज चलना होगा कि अगर हम लोग सबके बारे में नहीं सोचेंगे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा बिजनेस स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए जो इन सब इंटरेस्ट ग्रुप का इंटरेस्ट को भरसक प्रयास करे पूरा करने का, उसी को बोलते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो नीचे सो बिजनेस स्ट्रैटेजी मींस an organization. Business strategy means an organization. Business strategy means an organization should develop the strategy in such a manner that interest of all the stakeholders are satisfied to the maximum extent possible. पॉइंट नंबर 2, स्टेक होल्डर जब जिस दिन हम लोग पढ़ेंगे, 2-3 क्लास बाद पढ़ेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ये सब बातों के बेसिस पे ही वो 10-12 पन्ना पढ़ना है, खाली पॉइंट्स ही अलग से लर्न करना है। लेकिन ये सब जगह यूज होगा, तो जब कहीं भी स्टेक होल्डर वर्ड आए तो मन में लगे हाँ हम समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं, वो मेरे को समझ में आ गया। तो पॉइंट नंबर 2 स्वॉट। पॉइंट नंबर 2 स्वॉट, SWOT। उसमें लिखेंगे S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस,
O for opportunities, O for opportunities, T for threats. Strength, weakness, opportunities, threats. Strengths and weakness. And strength and weakness arises. Strength and weakness arises from internal characteristics. From internal characteristics of the organization. Strength and weakness arises from internal characteristics of the organization. Strengths and weakness arises from internal characteristics of the organization. Whereas opportunities and threats arises. Whereas opportunities and threats arises. Whereas opportunities or threats arises. Whereas opportunities or threats arises because of opportunities or threats arises because of external environment. Because of external environment. Because of external environment. एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सोचना, समझ लो मेरे को ये अवसर मिला कि हम बिजनेस स्ट्रेटेजी पढ़ाएं, भला हो सीएमए इंस्टीट्यूट का, एक बात बोल रहे हैं, ये हम क्या किया इसमें, दैट इज व्हाट एन अपॉर्चुनिटी आई गॉट, आई वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट. Suppose I think I have an strength in that area, so I want to capitalize on that opportunity. But opportunity मेरे घर से नहीं आया था, वो अपने आप बाहरी वातावरण से मेरे को मिला. तो नॉर्मली अगर कुछ ऐसा चीज मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी ऑलवेज बाहर से आएगा. कोई तकलीफ अगर आ रही हो, बाहर से ही आएगी. आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ है कि नहीं कि उस तकलीफ को झेल पाए, वो देखना है. अगर हम लोग कोई इंश्योरेंस, समझ लो हम इस जगह का इंश्योरेंस करवाते हैं, क्यों करवाएंगे? बिकॉज हमको डर ही तो है ना कि बाई चांस काकाटी नीचे फट जाए तो. एक बार हुआ भी है, करीब 3 साल पहले, बोला यहाँ सब पूरा एकदम जोर जोर से आग निकलने लग गया, पूरा बिल्डिंग खाली हो गया था. 3 साल पहले का बात बोल रहे. तो हम लोग मन में सोचा, उस दिन हम लोग कराया हुआ नहीं था इंश्योरेंस, तो हम लोग सोचा ये आज हो गया तो गए, इंश्योरेंस भी नहीं करा के रखे. दूसरा दिन ही हम लोग, कुछ नहीं हुआ, फिर सब कोई अंदर आ गया, फिर दूसरा दिन ही हम लोग इंश्योरेंस करवा लिया. एक एग्जाम्पल दे रहे कि जब आदमी लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी टाइप का इंश्योरेंस क्यों कराता है? डर ही तो है ना मरने का, कि हमारे घर वाला क्या होगा, तो उनके लिए तो अपने इंश्योरेंस करवा रहे हैं. तो वीकनेस से थ्रेट्स आते हैं, वो वीकनेस को दूर जितना करेंगे, थ्रेट्स अपने आप दूर हो जाएगा. तो वीकनेस से थ्रेट्स को कोरिलेट करना है, स्ट्रेंथ से अपॉर्चुनिटीज को कोरिलेट करना है. नीचे सब जगह थोड़ा सा मन में अपने, जब आंसर भी करेंगे, थोड़ा सोचना कि ऐसा नहीं हम कुछ बकबक लिख नहीं सकते, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए बकबक. ये नहीं कि पूछा जा रहा है सम जेड लिख रहे हैं, वो नहीं. उस एरिया में हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. आई कैन डेवलप एनी एग्जांपल. मन में जो भी काम करते हैं डेली, उससे बेसिस पे कोई भी एग्जांपल बन सकते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा है सब्जेक्ट का, कि आपको कहीं भी कुछ लगे कि हाँ ये एग्जांपल यहाँ लेवल है, चलेगा, आप लिख सकते हैं और बढ़िया नंबर मिलेगा. बिकॉज उसका मतलब वो आप चीज को समझ के लिख रहे हैं, एज कंपेयर टू खाली मगिंग पॉइंट लिख दिए. तो अगर जनरल एग्जाम्पल देंगे और ज्यादा बढ़िया लगेगा एग्जामिनर को. इसलिए मन में पढ़ते वक्त ये सोचना, जब भी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सोचना हमारे तरह से क्या एग्जाम्पल, और उसको उस समय लिख भी लेना. जैसे हम जो नोट्स दिया, मान लो हम कहीं भी जगह छोड़ के रखा, हम भी लिखाते जाएगा कि ब्रैकेट में ये लिख लो, ये कर लो. आपको मन में कुछ लगा, आप लिख लिए, तो जब आप रिवाइज करेंगे बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज होगा. अभी आज समझ में आ रहा है, बात समझना, लेकिन यही चीज जब एग्जाम देने जाएंगे 6 महीना बीत जाता है ना, तो ध्यान ही नहीं रहता स्टेक होल्डर क्या था. तो जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना कम रिवाइज करना पड़ेगा. लेकिन आज जो पढ़ा हुआ है वो आज जाके पढ़ना जरूर, नेक्स्ट दिन एकदम अच्छे से ये एरिया कंप्लीट होना चाहिए, कि आपको जब भी स्टेक होल्डर का बात बोले, सारा छवि दिमाग में आ जाए कि स्टेक होल्डर मतलब ये, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन मच डीपर वे. बिकॉज पॉइंट्स माथा बहुत खराब होगा, लेकिन जैसे ही समझ में आएगा लगेगा हाँ ठीक ही तो है. जब तक नहीं समझ में आएगा लगेगा यार इतना पॉइंट कैसे याद करेंगे. लास्ट में एक बार गड़बड़ जरूर लगेगा जब सारा हो जाएगा, अब इतना हो गया, अब क्या करें. तो वो जितना अच्छे से पढ़ा हुआ रहेगा उतना हेल्प करेगा एग्जाम के दिन, उतना कमती पढ़ के जाना पड़ेगा. तो लिख देते हैं, its strengths should be correlated. Its strengths should be correlated. Its strengths should be correlated with opportunities. Its strengths should be correlated with opportunities. Its strengths should be correlated with opportunities. Opportunities available from external market.
opportunities available from external market, and the organization should capitalize, and the organization should capitalize, and the organization should capitalize on his strengths, and the organization should capitalize on his strengths. ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लाइक प्रकाश सराफ गिविंग बिजनेस स्ट्रेटेजी ट्यूशन, फीलिंग जोर से आएगा आपको, कोई जगह कोरिलेट कर पाएंगे. लाइक प्रकाश सराफ गिविंग बिजनेस स्ट्रेटेजी ट्यूशन, लाइक प्रकाश सराफ गिविंग बिजनेस स्ट्रेटेजी ट्यूशन. एग्जाम में मत लिख देना भाई, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए. फिर ब्रैकेट क्लोज्ड. सिमिलरली, फुल स्टॉप के बाद, सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज, सॉरी, सिमिलरली वीकनेसेस, सिमिलरली वीकनेसेस, सिमिलरली वीकनेसेस शुड बी कोरिलेटेड, weaknesses should be correlated with threats, weaknesses should be correlated with threats, weaknesses should be correlated with threats. That is organization should try to remove, that is organization should try to remove its weaknesses, organization should try to remove its weaknesses, so that threats will automatically wipe out, so that threats will automatically wipe out, so that threats will automatically wipe out. ब्रैकेट में इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन टू कवर लॉस बाय फायर, ब्रैकेट में इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन, इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन टू कवर लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन टू कवर लॉस बाय फायर. फायर से, लॉस से बचने के लिए हमने इंश्योरेंस कर लिया, तो अब मेरे को आग लगने का डर नहीं है. काकाटी जलाओ, हमको क्या है, हमको तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, मेरा डर खत्म. जो वीक पॉइंट था उस वीक को मैंने दूर कर दिया, थ्रेट्स दूर हो गया. उस चीज को, जैसे अब क्या है, नॉर्मली जो CIMA में क्वेश्चंस आता है उसमें तो ऐसा नहीं बोलेगा स्वॉट लिखो, उसमें केस सिनेरियो दिया रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का ये सिनेरियो है. अब आप इसके अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स का सारा पॉइंट लिखिए. यहां क्या आएगा हमको पता नहीं. मेरे ख्याल से देना तो वैसे ही चाहिए कि आपको एक सिनेरियो दिया गया, वो सिनेरियो के बेसिस पे आपको एनालाइज करना है ये ऑर्गेनाइजेशन का कहां कहां स्ट्रेंथ है, कहां कहां वीकनेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है और क्या क्या थ्रेट्स है. वो ज्यादा, बिकॉज आपको चीज आता है कि नहीं, साथ में एक सिनेरियो में आप एनालाइज भी कर सकते हैं क्या क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, वैसा देते हैं. अब ये लोग स्ट्रेंथ वीकनेस ऐसे ही लिखने बोलेगा कि सिनेरियो देकर बोलेगा, और पेपर देखने समझ में आ जाएगा. 15-20 दिन में तो एग्जाम हो ही जाएगा, तब पता चल जाएगा वो लोग किस तरह से देने वाले हैं. ठीक है, नीचे अपना टॉपिक का नाम है, ये दोनों जनरल एक्सप्लेनेशन था. टॉपिक का नाम है हमारे हिसाब से, जैसे आपको नोट्स में दिया गया, पेज नंबर 2 में क्या लिखा ऊपर में, बेसिक फ्रेमवर्क एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, बेसिक फ्रेमवर्क एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. ये राउंड अबाउट ऐसे तो वो लोग पहला टॉपिक का नाम लिख के रखे स्टडी मैट में स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, लेकिन वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में ये पोर्शन बेसिक फ्रेमवर्क एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, ये हम देखा राउंड अबाउट स्टडी मैट में 50 पन्ना लिखा हुआ है, 50 पेजेस है. अब ये पूरा नोट्स में हुआ नहीं है, नेक्स्ट दिन पूरा मिलेगा, और टाइप नहीं कर पाया, कर रहे. तो 50 पेजेस को हम राउंड अबाउट 10-12 पन्ना में लिखा है, और वो भी हम जैसे लिखा है देखिएगा, इसमें हम बहुत कम लिखा है. हम तो खाली क्या लिखा है, एक पॉइंट लिखा है, जिससे कि वो पॉइंट से हमको सारा बात समझ में आ जाए. बिकॉज अगर हम 1000 पन्ना पढ़ भी लेगा ना, मेरे को सारा याद भी नहीं रहेगा, तो मेरे को पॉइंट पकड़ पकड़ के समझना है कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले वो लोग आपको लिख के रखा है आपका स्टडी मैट में या किसी भी बुक में जिसमें बिजनेस स्ट्रेटेजी है. व्हाट इज स्ट्रेटेजी? तो हम ऊपर लिखा है विजन डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, उसमें 3 पॉइंट लिखा हुआ है. क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन, स्पेसिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. हम
जो डिफिनीशन है ना, डिफिनीशन स्ट्रेटेजी का सीमा इंस्टीट्यूट डिफाइन करते हैं। तो आपका मैट में भी लिखा हुआ है डिफिनीशन ऑफ स्ट्रेटेजी एज डिफाइंड बाय सीमा। डिफाइन तो वही कर रहे हैं ना, वहीं से डिफिनीशन आया है। तो वो डिफिनीशन में ये 3 बातें इंपॉर्टेंट: कोर्स ऑफ एक्शन, स्पेसिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब होता है लॉन्ग टर्म में आप क्या करने वाले हो, जो आप करने वाले हो उसके लिए आपको क्या रिसोर्सेस चाहिएगा, और जो आप करोगे उससे आपका क्या ऑब्जेक्टिव पूरा होएगा। मान लो हम बोलेगा हमको लॉन्ग टर्म में कॉस्टिंग में बहुत नाम कमाना है, समझ लो। हम ऐसे बोला सराफ गुरुकुल को मेरे को आज से 15-20 सालों में, सराफ गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड को आज से 15-20 सालों में कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाने में, सीमा पढ़ाने में एक दुनिया में नाम कमाना है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ये तीसरा लाइन हुआ। वो ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हम क्या एक्शन लें। एक्शन माने जैसे हम सीमा का क्लास घर पे डायरेक्ट टू होम क्लासेस है। सीमा क्लास अभी पिछले टर्म में हम लोग डीवीडी से प्रोवाइड कर रहा था, घर पे डीवीडी। लेकिन मेरे पास कॉल जर्मनी से, यूके से, सऊदी अरेबिया से, सब जगह से कॉल आया। अगर वहां पर हम डीवीडी भेजेगा, डीवीडी भेजने का 5,000 रुपया है, तो अब बेचारा डीवीडी लेगा कि 5,000 रुपया देगा, तो वो वायबल नहीं हुआ। डिमांड है यूके से, यूके का कोर्स है, यूके वाले यहां फोन कर रहे हैं। हाउ दे गॉट टू नो? हम सीमा का एक एक क्लास, एक एक लेवल का यूट्यूब में डाल के रखा है। तो अब यूट्यूब में तो किसी को कुछ भी देखना है, जिसका जरूरत हो गया, उसको अच्छा लगा, वो सीधा कॉल कर लिया कि मेरे को आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, हमको चाहिए आपका क्लास। लेकिन हम उसको वहां कहां से पहुंचाएं? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम हो, कुछ लोग बोले कि आप बहुत बात हिंदी में भी बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है हिंदी। इंडिया में भी अगर साउथ एरिया में जाते हैं, मतलब केरला वगैरह, वहां पर हिंदी बहुत कम लोगों को आता है। तो बोलता अगर प्योर इंग्लिश है चलेगा। यानी कि मेरे को 2 प्रॉब्लम फेस हुआ। क्या? एक प्रॉब्लम फेस हुआ कि हम क्लास इंडिया के बाहर पहुंचाएं कैसे, डीवीडी मोड संभव नहीं है। दूसरा मेरे को प्रॉब्लम हुआ, पूरा इंग्लिश हम यहां अगर बोलेगा तो चलेगा नहीं, थोड़ा हिंदी मेरे को बोलना होगा। इन दोनों को पूरा करने के लिए आई हैव टेकन ए स्टेप। हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, 1-1.5 महीना वेबसाइट बन जाएगा। वेबसाइट के अंदर सीमा का सारा क्लासेस अपलोड रहेगा, सारा क्लासेस। वो क्लास डाउनलोड वगैरह नहीं होएगा। वेबसाइट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लास खाली उसमें सुन सकते हैं, वो डाउनलोडेबल नहीं है। तो अब किसी को कोई भी जगह क्लास करना होगा, वेबसाइट चालू करो, क्लास रन करेगा, तो जनवरी महीना तक वो प्रिपेयर हो जाएगा, टारगेट है। फिर दूसरा, हम पता लगाया कि जहां जहां हम हिंदी बोलते हैं वहां पर इंग्लिश कैसे करें उसको। तो उसके लिए होता है कि कन्वर्टर आते हैं। एक कन्वर्टर तो होता है कि जो हम हिंदी बोल रहे हैं वो अपने आप इंग्लिश ले लेगा, लेकिन फिर मेरा एक्सेंट थोड़ा वैसा होना पड़ेगा जिससे कि वो ले पाए, वो गड़बड़ है। तो बोला जैसे डबिंग होते हैं ना मूवी का, हिंदी मूवी का इंग्लिश, वैसे डबिंग होते हैं। इट्स एक्सपेंसिव मैटर। हम सोचा इसको बाद में सेकेंड लेग में ले जाएंगे, लेकिन अभी एक बार ये तो करें, जिसको हिंदी समझ में आता है वो तो क्लास करे एटलीस्ट। तो बोलने का मतलब क्या हुआ? कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ? वेबसाइट बनाना। वेबसाइट बनाने के लिए रिसोर्सेस चाहिए। क्या रिसोर्सेस? किससे वेबसाइट बनाए, खर्चा कितना होगा, कितना दिन में बनेगा, ये सब रिसोर्सेस है। तो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या हुआ? मेरा स्ट्रेटेजी है कि हमको सीमा में लॉन्ग टर्म में डेवलप्ड पर्सन बनना है। उसको पाने के लिए अब क्या होता है कि जैसे हम सीमा क्लास कर रहे हैं, कभी कभी यहां 15-20 जन रहते हैं, तो आदमी मन, हम तो ये सोच रहे 15-20 के बाद मेरे को 150 को और पढ़ाना है, तो 2 भी होना। माई ऑब्जेक्टिव इज टू रीच जो यहां नहीं है, जो फेस टू फेस में नहीं है, जिसको घर पे क्लास चाहिए। तो नॉर्मली वैसे डिमांड बहुत है, ह्यूज डिमांड है। और सिंस 200 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज कोर्स है। खाली इंडिया कहां है? इंडिया में तो देयर आर अराउंड अबाउट 5,000 स्टूडेंट्स। इन श्रीलंका देयर आर 50,000 स्टूडेंट्स। इन पाकिस्तान देयर आर 20,000 स्टूडेंट्स। मतलब इतना इतना स्टूडेंट अलग अलग कंट्री से कर रहे हैं। तो अगर उनको हिंदी समझ में आता होगा जरूर वो लोग क्लास लेंगे। पूरा इंग्लिश बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले इतना को तो टारगेट करें। यानी कि एक एग्जांपल दे रहा है कि कोर्स ऑफ एक्शन, रिसोर्सेस रिक्वायर्ड और ऑब्जेक्टिव, ये तीनों से मिला के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू अचीव अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। हाउ दैट ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड, क्या करने से, और जो करेंगे, जो कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस मेरे को जरूरत होगी। बिकॉज मान लो
कोई मेरे को बोलता कि वेबसाइट बनाने का 1 करोड़ रुपया खर्चा लगेगा, तो हम बोलता सरेंडर, हम तो यही बोलता ना, क्योंकि मेरे पास वो रिसोर्सेस नहीं है कि हम वो वेबसाइट डेवलप कर पाए। तो रिसोर्सेस का मतलब वो आपका ऑब्जेक्टिव है। कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड किए, लेकिन कोर्स ऑफ एक्शन को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो भी तो चाहिए ना। तो अगर आपके पास वो रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं है, देन इन दैट केस आप वो कोर्स ऑफ एक्शन में मत जाइए, आपका ऑब्जेक्टिव वैसे पूरा नहीं हो सकता। यू कैनॉट अचीव योर ऑब्जेक्टिव थ्रू दैट कोर्स ऑफ एक्शन बिकॉज यू डोंट हैव रिसोर्सेस। तो पहले मन में सोचना है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, और वो कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जो रिसोर्सेस जरूरत पड़ेगा, क्या वो रिसोर्सेस हम अरेंज कर पाएंगे, तब तो हम वो कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करके वो ऑब्जेक्टिव अचीव करें, अदरवाइज छोड़ दें। दैट इज कॉल्ड डिफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल डेवलप कर सकते हैं। इसमें बगल में कुछ लिखना है, बगल में अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, सीमा ट्यूशन बाय प्रकाश सराफ ऑल ओवर इंडिया थ्रू वेबसाइट। मन में फीलिंग आ जाएगा थोड़ा। सीमा ट्यूशन, ये सब एग्जाम में मत लिख देना भाई, सब जगह बोलेगा यही पढ़ दिया, हम खाली ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। सीमा ट्यूशन बाय प्रकाश सराफ ऑल ओवर इंडिया थ्रू वेबसाइट। अब स्टडी मैट में क्या लिखा हुआ है, लिखता है कि स्ट्रैटेजी आपने डिफाइन तो कर लिया, लेकिन ये स्ट्रैटेजी का थीम माने क्या होता है, क्या क्या चीज इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान है, स्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स है, स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज इंश्योर अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। मतलब अब क्या है कि जैसे मैंने बोला ना कि अगर अपने नेट पे गूगल पे प्लीज एक बार जाना जरूर, गूगल पे जाके एक बार टाइप करना कोई भी अच्छा कंपनी जिसका आपको स्ट्रैटेजी जानने की इच्छा हो, यू जस्ट टाइप इस कंपनी का स्ट्रैटेजी, अपने आप गूगल में खुल के आ जाएगा। तो वो स्ट्रैटेजी में लिखा हुआ क्या रहेगा, क्या थीम मतलब क्या रहेगा उसके अंदर, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट कि ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कोई नया टाइप का बिजनेस करना है कि नहीं, कोई नया टाइप का प्रोडक्ट डेवलप करना है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करना चाहती है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। हम ऐसा बोलते हैं हमारा प्लानिंग चल रहा है कि जून महीना में हमको सीएमए का एग्जाम देकर पास होना है, प्लानिंग चल रहा है, हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग का बात कर रहे हैं। प्लान का मतलब ये होता है प्लान फॉर फ्यूचर, प्लान फॉर फ्यूचर व्हाट यू वांट टू अचीव। फिर बोल रहे स्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, जो प्लान आपका है वो प्लान को पाने के लिए काम तो करना होगा ना, क्या क्या काम करोगे। मान लो हमको सीएमए पास करना है, तो मेरे को 8 सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ना है, कैसे हम पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट का कोर्स कितना कंप्लीट हुआ है, आगे कैसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। गोल्स मतलब होता है एक प्लान जो आप बनाए हैं कि आपको ये अचीव करना है, उसको पाने के लिए बहुत सारी चीजें जो कंप्लीट करने होंगे, एक एक चीज कंप्लीट होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं माइलस्टोन्स। मान लो हम बोलेगा हम लोग को बिजनेस स्ट्रेटेजी में 5 टॉपिक पढ़ना है, तो एक टॉपिक खत्म हो गया तो हम लोग बोलेंगे 1 माइलस्टोन अचीव्ड। हम बोलेगा अभी कि एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ऐसे बताएगा। तो बोलने का मतलब हुआ जो आपको प्लानिंग है वो प्लानिंग के अंदर बहुत सारे चीज है जो आपको कंप्लीट करना है, उन सबको अलग अलग नाम देते हैं गोल्स। गोल्स के बारे में आगे भी डीलिंग्स है, अभी यहां पर डिटेल में नहीं बात कर रहे। स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज इंश्योर अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। तो वो जो अलग अलग गोल्स है वो हर एक गोल्स को पाने का अलग अलग स्ट्रैटेजी होगा, और वो पाने के लिए जो हम उपाय ढूंढे हैं, जो मेथड ढूंढे हैं, वो मेथड से वो गोल अचीव जरूर होना चाहिए। हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा। नॉर्मली ये दोनों हम क्यों लिखा है, पहला दोनों एक स्ट्रैटेजी और एक कॉमन थीम्स, सो दैट अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ जाए स्ट्रैटेजी को डिफाइन करिए, तो स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने के साथ साथ थीम भी एक्सप्लेन किया जाता है कि स्ट्रैटेजी के अंदर होता क्या है। और क्या कर सकते हैं, कोई भी एक कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो समझ लो मारुति कंपनी का स्ट्रैटेजी खोले। मारुति कंपनी का स्ट्रैटेजी है टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ कार टू कस्टमर्स एट प्रॉपर प्राइस। ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम पे ऑपरेट करना है। मारुति कंपनी का स्ट्रैटेजी है कि हमको मोटर कार बनाना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लोग को सेल करना है, मतलब वॉल्यूम पे ऑपरेट करना है। कोई गाड़ी का कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या होता है, हमको एकदम बढ़िया गाड़ी बनाना है, एकदम करोड़ों वाला गाड़ी है, मान लो फरारी
या मान लो कोई भी BMW ये सब, तो ये हम सबको बेचना चाह रहे हैं क्या? हमारा टारगेट ही नहीं है। हम खाली किसको बेचना चाह रहे हैं? केवल क्रीम कस्टमर्स ऑफ द मार्केट, जिनके पास बहुत पैसा है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ स्ट्रैटेजी होता है जिसको बोलते हैं हाई एंड स्ट्रैटेजी। हाई एंड स्ट्रैटेजी मतलब यू आर ओनली गोइंग टू प्रोड्यूस सुपीरियर प्रोडक्ट्स, वेरी हाई क्वालिटी, वेरी हाई प्राइस, टारगेटिंग ओनली द हाई कस्टमर्स ऑफ द मार्केट, दैट इज हाई स्ट्रैटेजी। और कोई कोई स्ट्रैटेजी होता है, मान लो हमको कोई भी काम जिसमें रिस्क होता है ना, उसमें बहुत मजा आता है करने में। हमको लगता है हमसे नहीं होगा तो ही हम करेगा ये। ऐसा होता है क्या लोग? होता है बहुत सारा। माने स्ट्रैटेजी आदमी का, ह्यूमन बींग्स का नेचर पे भी डिपेंड करते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी डेवलप करने वाले तो लोग ही है ना। तो अगर उनका मेंटल एटीट्यूड, माने मन में ऐसा है उनके, तो वो लोग वैसा ही, उनको हम लोग बोलते हैं हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। हाई रिस्क स्ट्रैटेजी मतलब सब डिफिकल्ट काम करने में हमको मजा आता है। तो हमारा लॉन्ग टर्म में टारगेट क्या है? हाई रिस्क स्ट्रैटेजी में जाना। यानी कि थीम ये डिसाइड करेगा किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी। तो अगर थीम को पढ़ के लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी रिस्की है, क्या उस कंपनी के साथ हम लोग को कोई रिलेशनशिप रखना चाहिए क्या? क्यों नहीं? नो गेन नो पेन, हाई रिस्क हाई गेन। अगर आप ऐसा कोई भी, फिर तो वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन पैसा ही नहीं लगाना चाहिए। हम लोग ये बोल रहे हैं कि वहां पैसा कौन लगाएगा? जिसको लग रहा है कि वहां पर ज्यादा रिस्क लेने से रिटर्न भी तो ज्यादा हो सकता है ना। ये मेंटल आदमी का दिमाग का बात हो, कैसे सोचता है। तो स्ट्रैटेजी का थीम ये बताएगा किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है ये, क्या उसको अचीव करना है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का थीम गूगल सर्च करके पढ़ेंगे, बहुत जोर फीलिंग आएगा। माने लिखने के लिए इतना बन जाएगा ना, जो जीवन में सोच नहीं सकते हैं कि उतना हम लिख भी पाएगा क्या एग्जाम में। लेकिन प्लीज ट्राई एक बार गूगल सर्च, जब फेसबुक में जाते 2 मिनट उसको भी खोल लेना, गूगल डालकर एक बार खोलना बिजनेस स्ट्रेटजी एनी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको अच्छा लगे। तो पढ़ने से 1-2 पन्ना ही पढ़ के ना फील आएगा स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है। तो फिर क्या होगा कि कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटजी मतलब एक कोर्स ऑफ एक्शन है जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए है, जिसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए। ये स्ट्रेटजी बनाने में हम मन में कोई थीम लेके चलते हैं। थीम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। कोई का हाई एंड स्ट्रेटजी होता है, कोई का हाई रिस्क स्ट्रेटजी होता है, अलग अलग तरह का स्ट्रेटजी होता है। तो वो थीम हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा स्ट्रेटजी लेके लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटजी। अब क्या है, कुछ कुछ मार्केटिंग पर्संस लोग हैं वर्ल्ड में, बहुत फेमस है, भारतवर्ष का कोई है नहीं, सब जगह नाम ये लोग का ही लिखा हुआ है। माइकल पोर्टर, हेनरी मिंचबर्ग, वैसे 5-6 है, पूरा किताब में भर्ती रहता है जिसका भी बिजनेस स्ट्रेटजी होगा। तो ये एक महानुभाव है हेनरी मिंचबर्ग। हेनरी मिंचबर्ग में स्ट्रेटजी जो डिफाइन हुआ है ना, सीमा इंस्टीट्यूट ने जो स्ट्रेटजी डिफाइन किया है, वो स्ट्रेटजी का डिफिनेशन को 5 भागों में तोड़ा है। 5 भागों को अपने नाम दे सकते हैं, सिंस सब पी से है तो वी कैन से 5 पीस। 5 पीस में है प्लान, पैटर्न, प्लॉय, पोजीशन एंड पर्सपेक्टिव। प्लान मतलब है, माने यहां लिख रहे हैं कि डायरेक्शन मतलब आप अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब आपका बिजनेस को आप कहां ले जाना चाहते हैं। हम अगर बोलेगा कि हाँ अपना शराब गुरुकुल का बिजनेस को ये एरिया में ले जाना चाहते हैं, तो हमको प्लान करना होगा ना कि वहां ले जा पाए, कैसे ले जाएंगे। तो प्लान ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन को बताते हैं कि आने वाले समय में 10-15 सालों में ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जाने वाला है, क्या अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन को। पैटर्न मतलब होता है कंसिस्टेंसी। इसी के अंदर आता है हाई एंड स्ट्रैटेजी, हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। मतलब आज अगर हम बोलेगा कि हमको वो कस्टमर को टारगेट करना है जो खाली पैसे वाले हैं, फिर 2 दिन बाद हम बोलेगा नहीं हमको सबको टारगेट करना है, नौटंकी तो चल रहा नहीं है। स्ट्रैटेजी इज फॉर लॉन्ग टर्म। तो आप अपना जो स्ट्रैटेजी बनाए हैं कंसिस्टेंटली उसी को फॉलो करिए। 1-2-5 साल में वो चेंज नहीं होगा। चेंज अगर हो रहा है तो उसका कारण हो सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो गया, तो आप स्ट्रैटेजी पूरा चेंज करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था याहू और गूगल, कि याहू का पहले बिजनेस स्ट्रैटेजी वगैरह था कि हम लोग को सभी कस्टमर को टारगेट करना है, सबको इंफॉर्मेशन देना है। लेकिन गूगल से कंपटीशन करने के बाद अपना एरिया डिसाइड कर लिए, खाली जिसमें पैशन है उनको टारगेट करना है। कोई चीज, पैशन मतलब रिलेटेड विथ एनी स्पोर्ट्स या कोई एक्टिविटी में आपका पैशन है, बोलेगा हमको पढ़ाने का पैशन है, हमको पढ़ने का पैशन है, वैसे ही। तो जिन लोगों को कोई चीज का पैशन है उसके लिए याहू है।
तो याहू इज टारगेटिंग नॉट टू एवरीबॉडी, कॉमर्शियल लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, याहू इज टारगेटिंग टू दोज हु हैव समथिंग, जो वो दुनिया को बताना चाहते हैं, उसलिए याहू अपना एरिया को अलग कर दी। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंसी, जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो कंसिस्टेंटली फॉलोड होनी चाहिए। प्लॉय, प्लॉय मतलब लिखा हुआ है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है, ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं कि समझ लो हम सीमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सीमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप सुनते रहेंगे, न्यूज वगैरह में सुनते होंगे, अगर ये कंपनी सीमेंट बनाने का कैपेसिटी बढ़ा लिया है, प्लांट नया लगाया है, फिर ये और लगा लिया, सब जन प्लांट ही लगाते रहते हैं, तो इतना सीमेंट का डिमांड है क्या? क्यों लगा रहा है वो लोग प्लांट इतना? बिकॉज ऐसा तो कोई डिमांड कंस्ट्रक्शन का बड़ा नहीं है कि हर दिन नया नया कंपनी, जिसको देखो हर सीमेंट कंपनी और नया प्लांट बैठाया है, कैपेसिटी इतनी टन हमारी बढ़ गई। इसमें क्या होता है कि मान लो आपके दुश्मन को पता चलेगा, अरे ये तो कैपेसिटी और बढ़ा ली है, डर लगेगा ना, अब तो सारा यही बेचेगा, मार्केट शेयर और बढ़ जाएगा। तो दूसरा कंपटीटर को रोकने के लिए, अब उससे मुकाबला तो कर नहीं सकते हैं, अपने कैपेसिटी बढ़ाने का ऐसा ही अनाउंसमेंट कर दी, बढ़ाएंगे, बढ़ा ही नहीं रहे हैं, और यह समझ लो बढ़ा लिए, उसको यूज नहीं करना है, कंपटीटर ना आए इस स्टेप में बढ़ा ली। मतलब प्रोटेक्ट कंपटीशन, कंपटीशन को रोकने के लिए जो भी आप करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं प्लॉय। प्लॉय मतलब होता है टू प्रोटेक्ट कंपटीशन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। पोजीशन, प्लेस इन एन एनवायरमेंट और मार्केट, हर ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई इन्वायरमेंट और मार्केट में ऑपरेट करना चाहते हैं। मान लो हम बोलेगा हम कोलकाता में पढ़ाना चाहते हैं, दूसरे जगह नहीं जाना है, टारगेट करेंगे तो कुछ और सोचना होगा। तो आप किस इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं, किस मार्केट में काम करना चाहते हैं, आपका स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करेगा। और पर्सपेक्टिव मतलब होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, माने हर आदमी का सोचने का नजरिया अलग होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी उसके ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स का बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर लोग कैसे हैं। मैनेजर का पर्सपेक्टिव इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी। बगल बगल में यहां लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लान, डायरेक्शन मतलब ब्रैकेट में, डायरेक्शन ब्रैकेट में, लॉन्ग टर्म टारगेट्स, लॉन्ग टर्म टारगेट्स, लॉन्ग टर्म टारगेट्स हाउ टू अचीव, लॉन्ग टर्म टारगेट्स हाउ टू अचीव। पैटर्न कंसिस्टेंसी मतलब हाई एंड स्ट्रैटेजी और हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। हाई एंड स्ट्रैटेजी, हाई एंड मतलब हम केवल पैसा वाला लोग को सामान बेचना चाहते हैं, हमको गरीब को बेचना ही नहीं है। हाई रिस्क की मतलब सारा रिस्की काम करने में हमको मजा आता है, लेकिन आज हम बोलेगा रिस्क लेने मजा आता है, कल हम बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आपका जो भी स्ट्रैटेजी है वो कंसिस्टेंटली फॉलोड होना चाहिए। जैसे अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं ना कंसिस्टेंसी पॉलिसी, वैसे ही कि स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, नया नया बात नहीं करना है आपको, सेम बात को कंटिन्यूअसली लेके चलना है। प्लॉय कंपटीशन मतलब टू प्रोटेक्ट कंपटीशन, टू प्रोटेक्ट कंपटीशन मतलब कंपटीटर से लड़ने के लिए जो भी आप कुछ करेंगे वो आपकी स्ट्रैटेजी में रहेगा, उसको बोलते हैं प्लॉय। पोजीशन मतलब, पोजीशन मतलब डिसीजन रिगार्डिंग, डिसीजन रिगार्डिंग marketplace, decision regarding marketplace and the expectation of environment, decision regarding marketplace and expectation of environment, decision regarding marketplace and expectation of environment। इसका मतलब क्या है? मान लो हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट बार सीएम में पढ़ने वाला 100 जन होगा, क्या हम सही सोच रहे हैं? ऐसे ही हम बोला, हम एक बात कर रहे हैं, अरे हमको बने अपना एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ता, कोई दूसरा एग्जाम्पल देगा तो वहां पहुंच नहीं पाते। हमारा ये बोलने का मतलब है कि हर आदमी इन्वायरमेंट क्या होगा फोरकास्ट ही करता है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। जो इन्वायरमेंट आप कल के लिए फोरकास्ट कर रहे हो उसके अनुरूप आप आज काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो ऐसा होगा इसलिए आप ऐसे कर रहे हो। अगर आप जो सोच रहे हो वही गलत है तो फिर आपका आज का एक्शन गलत है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट फोरकास्ट कर रही है उस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अपने आप को लाना है उसको बोलते हैं पोजीशन। कि जो इन्वायरमेंट आज से 10 साल बाद होगा वो 10 साल बाद हम अपने आप को कहां देखते हैं,
हमारा क्या पोजीशन होगा, हमारे से और कौन कंपीटिटर्स होंगे जो मेरे से लड़ेंगे, हमारा क्या मार्केट शेयर होगा, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन मार्केट में क्या है अपने बोलेंगे, तो पोजीशन मतलब हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन का कंपीटिटर्स कौन है, वो क्या सामान बेचती है, मार्केट शेयर क्या है, कहां कहां बेचती है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। इसलिए उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ द कंपनी। क्या फोरकास्ट कर, जब हम लोग स्ट्रेटेजी का बात कर रहे हैं तो अभी का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं, तो फ्यूचर का इन्वायरमेंट क्या होगा, उसमें मेरा पोजीशन क्या होगा, उसको बोलते हैं पोजीशन। और पर्सपेक्टिव, खाली दो शब्द लिखना है ब्रैकेट में, स्ट्रैटेजी डिपेंड्स अपॉन, स्ट्रैटेजी डिपेंड्स अपॉन, स्ट्रैटेजी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मैनेजर्स, नेचर ऑफ मैनेजर्स हु फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी, नेचर ऑफ मैनेजर्स हु फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी। बिकॉज स्ट्रैटेजी बनाने वाले होंगे तो आदमी ना, तो वो जो लोग भी आदमी हैं उनका मन में क्या है उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनता है। जो भी कंपनी का टॉप मैनेजर्स लोग हैं वो लोग जिस नेचर का स्ट्रैटेजी वैसा ही थीम दिखेगा आपको। अगर इस मैनेजर सब रिस्की है तो आपको हाई रिस्क की स्ट्रैटेजी दिखेगा, मैनेजर सब कम रिस्क लेने वाला है, बुड्ढा लोग है, तो आपको दिखेगा रिस्क लेने वाला कोई स्ट्रैटेजी नहीं है यहां। लेकिन उससे खराब भी होता है, नो रिस्क नो गेन। आप अगर कुछ नया चीज नया डेवलपमेंट ये सब करोगे ही नहीं तो फिर तो थोड़ा दिन बाद खत्म हो जाओगे। तो इससे हर ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये सब करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर्स है सब 60 ईयर्स के ऊपर है, उनका स्ट्रैटेजी हो गया, नया जन चाहिए। लेकिन अगर कोई में सारा जन यंग है वो भी गड़बड़ है, बिकॉज गर्म खून, वो तो पगला जाएगा, उसको स्ट्रैटेजी थोड़ी ना दिखता है, वो तो लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाता है, उसको तो आज ही दिखता है। दोनों जगह से प्रॉब्लम है, मिक्स होना चाहिए, दोनों का मिक्स होएगा तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनेगा नॉर्मल। और मेल के अलावा फीमेल भी होना चाहिए, खाली मेल मेंबर्स होंगे तो स्ट्रैटेजी ठीक नहीं बनेगा। इन अगर कोई कंट्री है, मान लो कंट्री में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये सब कारण होता है, फैक्टर्स होते हैं। मान लो आप बोले कोई मोदी जी हमारे नेता बनेंगे, तो मोदी जी बुढ़ा है क्या, पता नहीं यार, ये जो बात है, अगर बुढ़े भी हैं तो भी एग्रेसिव तो है, ही इज एग्रेसिव मैन, तो मे बी ही विल टेक इंडिया टू अ नेक्स्ट लेवल। बिकॉज कंट्री का डेवलपमेंट तो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर पे ही डिपेंड कर रहा है, जैसा प्राइम मिनिस्टर होगा वैसा ही डेवलपमेंट होगा इंडिया में। इवन तो सारा चीज उनको करना नहीं है, वैसे ही कंपनी में भी जो टॉप ओनर है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, किस तरह से वो सोचते हैं, उसको यहां स्ट्रैटेजी बताना चाह रहे हैं वो लोग। फिर लिख रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एक्चुअली स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बात एक ही है, खाली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब ही है, यहां नहीं लिखा है। हम लोग को हर समय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब यह सोचना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज जिस पोजीशन पे है वो वैसे पोजीशन पे क्यों है, वो वही सामान क्यों बेचती है, दूसरा चीज क्यों नहीं बेचती है, वो उसी मार्केट में क्यों एक्ट करती है, कोई दूसरा मार्केट में क्यों नहीं जाती है, उसमें मैनेजर्स का जो हायरार्की बनाया हुआ ये है ये है ये है, ऐसा क्यों है, दूसरा तरह से क्यों नहीं है। ये सारा चीज मैनेजमेंट से ही आया होगा। आज तक इतने सालों तक जो उनका स्ट्रैटेजी जो उसके बेसिस पे तो ये सब बना है, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो अगर आप मन में ये सोच रहे हैं कि हम जिस लेवल पे हैं नीचे है और ऊपर जाना है, प्रोडक्ट हम कुछ कुछ डील नहीं करते हैं, नया प्रोडक्ट में डील करना है, उसके लिए आदमी को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो सकता है। ऑर्गेनिक मतलब प्लांट मशीनरी खरीदेंगे, इनऑर्गेनिक मतलब मर्जर्स एक्विजिशंस करेंगे, बना बनाया कंपनी खरीद लेंगे, तो जल्दी से फॉरवर्ड सेम एरिया में डेवलप करेंगे कि नया एरिया में जाएंगे, उसी मार्केट में ऑपरेट करेंगे कि दूसरे मार्केट में जाएंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो पहले तो क्वेश्चंस अराइज करिए, क्वेश्चंस का आंसर ही स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में डालना है कि आप क्या चाहते हैं, जहां है वहीं और आगे, और नया प्रोडक्ट और नया मार्केट, नया चेंजेस, मैनेजमेंट में चेंजेस, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये पॉइंट तो है ये, इसको अलग से कॉपी में लिखेंगे बेटर रहेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, टू अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, टू अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट we should consider these questions,
we should consider these questions. We should consider these questions about any organization. We should consider these questions about any organization. नीचे, why the organization is at present level. Why the organization is at present level. Why the organization is at present level? Question mark. Why the organization is at present level? Question mark. उसके नीचे, why the organization is in the present business. Why the organization is in the present business. ऐसा बिजनेस में क्यों है? कोई बोलेगा हम ट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हैं? Why the organization is selling these products. Why the organization is selling these products. Why the organization is selling these products. Why the organization is operating in the current market. Why the organization is operating in the current market. Why the management of the organization. Why the management of the organization is as such. Why the management of the organization is as such. Why the management of the organization is as such. नीचे, all these questions states about, all these questions states about strategic management process. Strategic management process. Strategic management process. That is a process. That is a process by which we want to achieve desired objective. We want to achieve desired objective. We want to achieve desired objective through particular course of action. Through particular course of action. Through particular course of action. Which will be possible by increasing our competitiveness. By increasing our competitiveness. By increasing our competitiveness on long-term basis. By increasing our competitiveness on long-term basis. By increasing our competitiveness on long-term basis. यहां पर जो नोट्स में पॉइंट लिखा हुआ है, क्या क्या लिख रहे हैं? लिखा हुआ है डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन मेक अबाउट फ्यूचर डायरेक्शन, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, enhance competitiveness of the organization, establishing the purpose of the organization, guiding managers to implement strategies to achieve organizational goals. माने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का अलग अलग तोड़ के हम बांट दिए. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब हुआ डिसीजंस जो ऑर्गेनाइजेशंस को लेने हैं. क्या डिसीजंस लेने हैं? फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है उसके बारे में जो डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन को लेने हैं, वो डिसीजंस लेने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज मेरे को डेवलप करना होगा. स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या आएगा? मर्जर्स, एक्विजिशंस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइस डिफरेंशिएशन, ये सब आएगा. क्या करेंगे उसमें से कोई एक दो चॉइस करेंगे हम. तो वहां लिख सकते हैं डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी के बगल में, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी के बगल में ब्रैकेट में mergers, acquisitions, mergers, acquisitions, mergers, acquisitions, organic growth,
मर्जर्स, एक्विजिशंस, ऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक मतलब होता है प्लांट मशीनरी लगाएंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइस डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइस डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा। प्राइस डिफरेंशिएशन मतलब या तो ऐसा समझ लीजिए अपना कंपटीटर से कम दाम में बेचेंगे, या ऐसा समझ लीजिए अलग अलग सामान अलग अलग दाम में बेचेंगे, जिसको जैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइस डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा। इससे क्या होगा, ये सब करने से क्या होगा, इनहांस कॉम्पिटिटिवनेस, ये मेरे को अपने कंपटीटर से आगे ले जाएगा। आई विल बी मोर कॉम्पिटिटिव देन माई कंपटीटर्स, तो ऑब्वियसली माई रेवेन्यूज विल इंक्रीज, कॉस्ट विल गो डाउन, ज्यादा प्रॉफिट होगा। इस्टेब्लिशिंग द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब स्ट्रैटेजीज अल्टीमेटली किसको अकम्प्लिश करेंगे, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव, गोल्स, मिशन वगैरह आगे है तो वो थोड़ा थोड़ा यहां यूज हो रहे हैं। बोल रहे इस्टेब्लिश द पर्पस, पर्पस मींस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑब्जेक्टिव नीचे है। गाइडिंग मैनेजर्स टू इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजीज, ये सब के लिए जो लोग काम करेंगे उनको तो समझाना पड़ेगा ना कि आप लोग ऐसे काम करिए, और जब सब कोई काम करेंगे तो उनका काम को मेजर करने का एक तरीका होगा। मान लो हम जैसे अपना स्टाफ लोग को बोला है कि आज तुम लोग का ट्रेनिंग लेगा, कि 2 बजे से 5 बजे तुम लोग का ट्रेनिंग है। क्यों, क्या होता है, एक जन गलती करता है, बोलता है ये हमको बोला था, वो करता है बोलता है ये बोला था, नौटंकी चल रहा है क्या, बोलो। आपका काम अलग है, उसका अलग है, आपका गलती आपका गलती, इनका गलती इनका गलती, ये तो समझना होगा ना उन लोग को। हम यही बोले, जब जैसे जो कंप्यूटर चलाता है ना, बोलता है अपने आप उड़ गया फाइल, हम बोलेगा अपने आप कब से उड़ने लग गया, हर दिन, ये तो अपने आप हम नहीं किया था, तो उसका क्या बोलने का, इसको आता नहीं है ना, ये किया है कंप्यूटर, तो हम बोला आज से ये छिड़ेगा ही नहीं कंप्यूटर को। एक बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग उनको परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए टारगेट नहीं सेट करेंगे ना, तो फिर जो हो रहा है ठीक है, तो टारगेट सेट करना होगा हमको, ये देखना होगा कि ये काम करने, तुम्हारा ये जॉब है, तुम अगर ठीक से किए तुमको बेसी पैसा मिलेगा, खराब किए पैसा कट जाएगा सैलरी से, सीधा बात है नॉर्मली। क्योंकि अगर आपको बेसी भी मिल रहा है तो वही है ना, नो रिस्क नो गेन, तो अगर आपको बेसी मिलेगा तो कम भी मिलने का सोचना होगा कि व्हेन यू डू बैड थिंग्स देन इन दैट केस रिम्यूनरेशन विल बी डिडक्टेड। तो बोलने का मतलब हुआ गोल्स वगैरह को मेजर करने का तरीका होना चाहिए, कैसे मेजर करेंगे वो है आगे। तो बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब ये सारा चीज होता है। अब है हम लोग का जो स्टडी मैट है उसमें लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी के लिए बहुत 3-4 पन्ना लिखा हुआ है, लेकिन है कुछ खास बात नहीं। तो लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी बोल के अभी तक जितना भी बात की है ना, उसमें इस टॉपिक से ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। बिकॉज स्ट्रैटेजी बोल के बात तो पूरा सब्जेक्ट में पढ़ते रहेंगे, लेकिन लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी यहां जो चालू हो रहे हैं वो एग्जाम के लिए इस पोर्शन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी में बोल रहे, बोर्ड में लिखा हुआ है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, फिर दूसरे पेज में क्या लिखा हुआ है, बोर्ड में लिखा हुआ कुछ क्या लिखा हुआ है, बिजनेस स्ट्रैटेजी, उसी पेज में है लास्ट लाइन, और फिर नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। बेसिकली हम लोग ये बोल रहे हैं कि लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट, बिजनेस स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी मतलब नॉर्मल लोग जो काम करेंगे। ध्यान देना, हेड ऑफिस हर कंपनी का कितना होता है, 1 कि 10? एक ही होता है। हेड ऑफिस में जो लोग बैठते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओज एंड ऑल दैट। वो लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं किनके लिए, बिजनेस स्ट्रैटेजी मतलब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स माने क्या हुआ, ध्यान देना। मान लो हम आईटीसी कंपनी का बात कर रहे हैं, आईटीसी कंपनी का क्या क्या बिजनेस है, सिगरेट, और क्या है, होटल्स, और क्या है, ठीक है, पेपर, और क्या है, एफएमसीजी, और क्या है, हैं? मैं क्या बोला, एफएमसीजी में आ गया वो सब। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि आईटीसी ये 4 बिजनेस में एंगेज्ड है। ये एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है, एसबीयू,
ये भी एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है SBU, ये भी एक स्ट्रैटेजिक यूनिट है SBU, ये भी एक स्ट्रैटेजिक यूनिट है SBU। हाँ नहीं, इसको अलग इंडस्ट्री बोला जाता है ना, टोबैको इंडस्ट्री, ठीक वो बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको अलग इंडस्ट्री में बोलते हैं। माने हम लोग टोबैको को एक अलग है, ऐसे तो कोई बोलेगा मेडिसिन, तो फार्मास्यूटिकल है, फास्ट मूविंग नहीं है, दुकान में सबसे पहले मेडिसिन बिक रहे, तो फिर वैसे तो कैसे बोलेंगे, फिर तो सब कुछ वही हो जाएगा। एक अलग इंडस्ट्री का नाम दिया गया उसको कि ये टोबैको हो गया, वो हो गया FMCG, ठीक है। जितना भी अलग अलग बिजनेस है इन सब का एक हेड है। सिगरेट माने टोबैको के लिए एक अलग से मैनेजर है जिसको इस पूरा डिवीजन के बारे में सोचना है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। इसका जो मैनेजर है उसको इनसे कोई मतलब नहीं, वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। इसका मैनेजर अपने बारे में, इन चारों के बारे में कौन सोच रहे हैं? हेड ऑफिस वो सब स्ट्रैटेजी बनाया है जिससे इन लोग अपना काम ठीक से कर पाए। अब इन लोगों को हेल्प मिलता है कहां से? फंक्शनल या ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल ऑपरेशनल मतलब परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, IT सब समझ लीजिए। तो आज अगर HR डिपार्टमेंट, तो HR डिपार्टमेंट किसके लिए स्टाफ अपॉइंट कर रहे हैं? सबके लिए। HR डिपार्टमेंट हो सकता है टोबैको के लिए पर्सन अपॉइंट कर रहा होगा, FMCG के लिए कर रहा होगा, मतलब वो जो फंक्शनल वाले आदमी हैं वो लोग तो सभी यूनिट के लिए काम कर रहे हैं। तो जो बिजनेस स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट लेवल पे बनेगा, वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी इन सबको काम करने में हेल्प करेगा। साथ में वो स्ट्रैटेजी ये फंक्शनल मैनेजर्स को डे टू डे काम करने में हेल्प करेगा। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाने वाले कॉर्पोरेट में बैठे रहेंगे, माने वहां पर हेड ऑफिस में रहेंगे। वो लोग क्या करते हैं कि जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं इनको भी कभी कभी बुलाते हैं, बिकॉज इनका स्ट्रैटेजी इनसे बात करे बगैर बन जाएगा क्या? हाँ ये जरूर है कि चारों को एक साथ बुलाएंगे, सब अपना अपना बोलेगा, माथा खराब कर देगा। अगर चारों को बुलाना भी है एक साथ, सोच के क्या डिस्कस करना है क्या नहीं, स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे इनसे डिस्कस करके, और जो ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेस है वो इस तरह से यूज होना चाहिए कि सबको फायदा मिले। इवन दो सब अपने एक दूसरे से कॉन्ट्रैडिक्ट करेगा, ये बोलेगा हमारे लिए ये करिए, ये करिए, सब तो अपने बारे में सोचेगा ना। लेकिन कॉर्पोरेट को क्या करना है, इस तरह से स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है कि हर एक मैनेजर्स का जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है उससे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। उसके लिए जो फंक्शनल और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है वो सबके लिए बराबर रूप में काम करें। हाउ टू डेवलप दैट स्ट्रैटेजी? तो सिंस स्ट्रैटेजी 3 अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल या ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज अ फ्रेमवर्क टू डेवलप बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी ये लोग बनाते हैं, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी इज अ फ्रेमवर्क टू डेवलप फाइनेंस फंक्शनल एंड ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। इनसे काम करवा के ऊपर का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो अगर वो लोग बोलेंगे कि आपको लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी लिखना है, तो आपको हेड ऑफिस बोलना है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, आपको बोलना है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, और आपको बताना है फंक्शनल या ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। ध्यान देखेंगे यहां क्या लिखा हुआ है, लिख रहे हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, हेड ऑफिस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब है, मान लो आईटीसी कंपनी के पास आने वाला पीरियड के लिए 1000 करोड़ का बजट है, तो 1000 करोड़ का बजट में ही तो ये चारों यूनिट को पैसा देना है ना, सब कोई को एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। मतलब होटल वाला को नया होटल खुलवाना है तब ज्यादा फायदा होगा, सिगरेट वाला को बोलता नया नया टाइप का प्रोडक्ट डेवलप करना है, सिगरेट में और नया, पेपर वाला को बोल रहा है कि पेपर वाला और नया नया प्रोडक्ट डेवलप करेगा, एफएमसीजी में नया साबुन शैम्पूल तेल लेके आना है, तो पैसा तो चाहिए ना उसके लिए। तो फंड्स एलोकेशन इन चारों में होगा। तो हमको जो कॉर्पोरेट वाला है उसको ये ध्यान देना है कहां फंड्स एलोकेट करने से ज्यादा फायदा मिलेगा। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मतलब प्रॉपर पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है वो चारों में कहां कहां इन्वेस्ट करना है वो पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए। जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं, वैसे आईटीसी ये चारों का पोर्टफोलियो ही तो हुआ। तो कौन सा में वेट बढ़ाएं, कौन सा में वेट कम करें, उसी को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलते हैं। तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट फंड्स का पोर्टफोलियो बनाएगा इन चारों का।
लिख रहे हैं व्हाट बिजनेस द फर्म इन, व्हाट बिजनेस शुड इट बी इन। मतलब कौन से बिजनेस में कंपनी है और कौन से बिजनेस में जाने की इच्छा है। मान लो आईटीसी कंपनी को फार्मा में जाना है, जाना नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, तो अपने ये 4 बिजनेस में तो है ही है, अपने को एक और बिजनेस में जाना है। मतलब कौन से बिजनेस में हम हैं और कौन सा नया बिजनेस में हम जाना चाहते हैं, उसके ऊपर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डेवलप होती है। फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी, मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या है, बिजनेस स्ट्रेटेजी ये लोग बनाएंगे। बिजनेस स्ट्रेटेजी विल बी मेड बाय ईच बिजनेस यूनिट, कि हम लोग कैसे एक दूसरा से कंपीट करेंगे। मतलब होटल वाला क्या सोचेगा, आईटीसी होटल के अलावा फेमस होटल और कौन सा है, होटल ग्रुप, ताज ग्रुप, और कोई होटल लीला, लीला वाला भी है। बोलने का होटल ओबराय, यानी कि बोलने का मतलब है होटल वाला, डिवीजन वाला, ये सारा स्ट्रेटेजी बनाएगा जिससे वो जितने और होटल वाले उससे कंपीट कर पाए। सिगरेट वाला और दूसरा सिगरेट कंपनी कौन सा है आईटीसी के अलावा, चार मीनार, कौन सा ग्रुप पता नहीं है, आता है ये सब, ठीक है। हम माल बोलो, वो तो आईटीसी का ही है मेरे ख्याल से। हाँ, तो बोलने का मतलब ये हुआ कि जो सिगरेट है उसके अंदर हम अपने कंपटीटर से कैसे आगे निकलेंगे। एफएमसीजी में तो बहुत है, हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है, ये सब बहुत सारा कंपनी है, तो उन लोग से कैसे आगे निकलेंगे। हर यूनिट अपने बारे में सोचेगा कि हम कैसे अपना कंपटीटर से आगे निकले। उसके लिए वो हर एक यूनिट अपना अपना स्ट्रेटेजी बनाएगा, हर एक यूनिट अपना स्ट्रेटेजी बनाएगा। उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस स्ट्रेटेजी, दैट विल बी मेड बाय ईच बिजनेस यूनिट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। और ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या करेगा, बोलता है ट्राई टू अचीव इट्स मिशन विद चूजन एरिया ऑफ एक्टिविटी विच प्रोडक्ट्स शुड बी डेवलप्ड, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वगैरह, विच इन टर्न प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर फंक्शनल और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। ये सारे हेल्प क्या चीज में करेंगे, फंक्शनल और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी डेवलप करने। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर है, सबका अलग होगा, यहां पर प्रोडक्शन नहीं बोल सकते, मान लो हम बोलेगा एचआर डिपार्टमेंट, तो एचआर डिपार्टमेंट को सबके लिए स्टाफ अपॉइंट करने हैं, किसको अपॉइंट करें ना करें, एचआर डिपार्टमेंट को इतना बुद्धि होना पड़ेगा ना कि यहां कैसा आदमी चाहिए, वहां कैसा चाहिए, वहां कैसा चाहिए। जब कोई इंटरव्यू के लिए आती है तो उसमें ये नहीं सोचते हैं कि जॉब क्या है, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा। तो आपको पता कैसे चलता है, वो तो कंपनी बताती है ना कि आपसे ये करवाएंगे, तभी तो हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और वो हमारा इंटरव्यू लेता है। तो बोलने का मतलब हुआ जो इंटरव्यू डिपार्टमेंट है वो चारों का अलग अलग नहीं है, वो तो एक ही है। हम लोग उसको समझा दिए कि भाई हमको ऐसा आदमी चाहिए, इसको ऐसा चाहिए, इसको ऐसा चाहिए, तुमको वो चीज के लिए हंट करना है। हमको सीएम में चाहिए, हमको सीए चाहिए, हमको सीएस चाहिए, व्हाटएवर, उसके हिसाब से जॉब माने एचआर डिपार्टमेंट एक्ट करेगा। यानी कि ये जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है ये सब के लिए एक साथ एक्ट करेंगे। तो इनके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे कि ये लोग जो काम करें उससे बिजनेस यूनिट बेहतर वर्क कर पाए और कंपनी का कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो। जब ये लेवल्स एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। एज कंपेयर ऐसे ही हवा में बोलेंगे तो समझ लीजिए एग्जांपल किसका ले लेंगे, आईटीसी कंपनी ले लेंगे। तो लिखते हैं कॉपी में, जाइए सर। लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। To understand the levels of strategy, to understand the levels of strategy। अच्छा, आईटीसी कंपनी का हेड ऑफिस कहां है, इसलिए हम लोग आईटीसी बात किए, ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। To understand the levels of strategy, suppose we are taking examples of ITC company. To understand the levels of strategy, suppose we are taking example of ITC company. To understand the levels of strategy, suppose we are taking example of ITC company. हेडिंग देंगे ऊपर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ब्रैकेट में लिखेंगे डेवलप्ड बाय आईटीसी इन कोलकाता, डेवलप्ड बाय आईटीसी इन कोलकाता, developed by ITC in Kolkata by involving their board of directors and CEO, 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 by involving their board of directors and CEO। फिर एक एरो देंगे, एरो देने के बाद
business strategy for different business units, business strategy for different business units, business strategy for different business units, business strategy for different business units. इसके अंदर चार ऐसे ऐसे बना देंगे, इसको टोबैको लिखेंगे, सिगरेट नहीं लिखेंगे, टोबैको, होटल्स, पेपर, एफएमसीजी, टोबैको, होटल्स, पेपर, एफएमसीजी, टोबैको, होटल्स, पेपर, एफएमसीजी, टोबैको, होटल्स, पेपर, एफएमसीजी. ब्रैकेट में लिखेंगे इन चारों के लिए एक साथ, ब्रैकेट में. फॉर all these strategic business unit, for all these strategic business unit, for all these strategic business unit, for all these strategic business unit, there will be separate business strategy, there will be separate business strategy developed by strategic business head, developed by strategic business head, developed by strategic business head, developed by strategic business head to compete in his own area, to compete in his own area, to compete in his own area. अपने खुद के एरिया में कंपीट करने के लिए उसका अपना खुद का स्ट्रैटेजी है. पेपर वाला को टोबैको होटल वाले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमारा कंपटीटर कौन है, क्यों आगे है, हम पीछे क्यों हैं, क्या करें जिससे कि हम आगे बढ़ जाएं. सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके लिए फंड्स एलोकेशन यहीं से होगा. कॉर्पोरेट वो सोच लिया है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पैसा कैसे लगाना है, उसके बेसिस पे ये लोग अपना स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. नीचे फिर से एरो देंगे, ऐसे एरो, एरो देने के बाद लिखेंगे फंक्शनल और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज, फंक्शनल और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज, फंक्शनल और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज. This includes human resource finance, human resource finance, operational efficiency, human resource finance, operational efficiency, etc. They provide services to all the strategic business units. They provide services to all the strategic business units. They provide services to all the strategic business units. They provide services to all the strategic business units so that the strategic business unit, so that the strategic business unit can achieve its target objective. Strategic business unit can achieve its target objective, which will be helpful in achieving long-term strategic goal, in achieving long-term strategic goal of the whole organization, in achieving long-term strategic goal of the whole organization. मतलब ये फंक्शनल और ऑपरेशनल वाले अगर इन सब के लिए ठीक से काम करेंगे तो ये लोग अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, वो अल्टीमेटली कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में काम आएगा. तो अगर वहां पूरा करना है तो मेरे को ये सब ठीक करना होगा. तो स्ट्रैटेजी तीन जगह बनती है. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनती है लॉन्ग टर्म के लिए, बिजनेस स्ट्रैटेजी अपना अपना यूनिट के लिए,
वो बिजनेस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे फंक्शन कैसे करना है, काम कैसे करना है, फंक्शनल और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी डेवलप की जाती है। इसी चीज सिंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इसको और एक्स्ट्रा लिखा है। लिखा हुआ क्या है पेज नंबर 3 के अंदर, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। क्या लिखा हुआ है? अपेक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अपेक्स मतलब क्या होता है? हेड। कहां तैयार होता है? हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफिस में। एचओ एंड कंटेन कॉर्पोरेट बोर्ड, मतलब हेड ऑफिस में सीईओ वगैरह, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कनेक्टेड विथ ओवरऑल पर्पस एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई पर्टिकुलर यूनिट के बारे में नहीं है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हम करें। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वुड द ऑर्गेनाइजेशन बीन। ऑर्गेनाइजेशन जो भी बिजनेस में है सो तो है ही है, और कौन से बिजनेस में लॉन्ग टर्म में हमें जाना है। मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को लिखने के लिए 4-5 पॉइंट और लिख दिया, सो दैट अगर लेवल्स बोले तो कॉर्पोरेट में इतना लिखने से काम बन जाएगा। कॉमन इश्यूज क्या होता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डेवलप करने में, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। डिविजन्स और एक्विजिशंस, मतलब हमको मर्जर्स एक्विजिशंस करना है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ करना है, कोई के साथ ज्वाइंट एग्रीमेंट करना है, क्या करना है ग्रोथ करने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी आई विल डेवलप। 3 तरह से ग्रोथ होता है, या तो आप प्लांट एंड मशीनरी लगाइए, या कोई कंपनी को एक्वायर कर लीजिए, या किसी के साथ दोस्ती पार्टनरशिप कर लीजिए, ज्वाइंट एग्रीमेंट वगैरह। तो आप किस तरह से, कॉमन इश्यूज ये रहता है डेवलप करने के लिए कि स्टेक होल्डर्स, आप पीछे बात किए कि स्टेक होल्डर्स का कंफ्लिक्ट रहता है। तो हमको जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेट लोग बना रहे हैं उसमें वो लोग का सबसे ज्यादा ध्यान रहता है किससे हमको प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो स्टेक होल्डर के बारे में हम पहले सोचें। वैसे वो लोग सभी के बारे में सोचते हैं, बिकॉज किसी के बारे में नहीं सोचेंगे लॉन्ग टर्म में गड़बड़ी होगा। तो सभी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट ध्यान में रखना पड़ता है। डिसीजंस टू एंटर न्यू मार्केट एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसीज। नया मार्केट में जाना है कि नहीं जाना है, तो कब जाना है, कैसे जाना है, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। और ये सब में जब मैनेजर लोग डिस्कस करने बैठते हैं ना, बहुत कंफ्लिक्ट होता है, बिकॉज स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट में ही कंफ्लिक्ट है, तो कंफ्लिक्ट तो होगा ही ना। लेकिन फिर भी हम लोग को कंफ्लिक्ट को दूर करके लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी में क्या देखते हैं? हाउ एन ऑपरेटिंग और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच अ पर्टिकुलर मार्केट। मतलब मान लो आईटीसी कंपनी पेपर कोलकाता में खाली बेच रहा है, उसको ऐसे बेच रहा है पूरा इंडिया में, बाहर भी बेच रहे हैं, उसको चेन्नई मुंबई ये समय भी बेचना है। कैसे मार्केट में एंटर करेंगे? मार्केट में एंट्री करने के लिए प्राइस क्या रखेंगे, सेल कैसे करेंगे, कस्टमर को अप्रोच कैसे करेंगे, कोई भी नया मार्केट में अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएं। बिकॉज प्रोडक्ट बढ़िया होने के बावजूद भी अगर मार्केटिंग ठीक से नहीं किया गया फेल हो जाते हैं, और अगर प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है मार्केटिंग बढ़िया होने से फिर भी सक्सीड कर जाते हैं। इसलिए हाउ टू अप्रोच ए मार्केट, दैट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट इज बीइंग एनालाइज्ड बाय ईच यूनिट सेपरेटली, अपना अपना। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग कस्टमर्स एंड बीटिंग राइवल्स। हर एक डिवीजन, हर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का जो मैनेजर है उसको क्या करना है? कस्टमर का विश्वास को जीतना है, और जो दुश्मन है उनको मार भगाना है, राइवल से आगे निकलना है। सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पीछे भी मैंने लिखाया था, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है। मार्केट सेगमेंटेशन, लाइक शुड इट स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर प्रॉफिटेबल सेगमेंट। मान लो हम बोलेगा जो आईटीसी कंपनी का किताब आता है, कॉपी, सब ज्यादा दाम का नहीं होता है, और भी कंपनी जिस कम दाम में है। तो अब समझ लो आईटीसी सोचेगा हमारा कॉपी बेसी दाम में है, जिनको कम दाम में खरीदना है उनको दे नहीं पा रहे हैं, तो हम सोचा हम दूसरा सेगमेंट में भी जा रहे हैं, कम दाम वाला पेपर भी हम ला रहे हैं। आईटीसी का हर कॉपी का दाम डबल है दूसरा कंपनी से। आप नॉर्मल कोई बहुत सारा आता है ऐसे नॉर्मली पब्लिश हो रहा है घर में भी, वो कॉपी का दाम कम, आईटीसी का दाम ज्यादा है, पेज भी बढ़िया रहते हैं, क्वालिटी बढ़िया है। लेकिन आईटीसी सोचेगा आपसे हमको जो लो कैटेगरी कस्टमर उनको भी टारगेट करना है, तो क्या उस सेगमेंट में जाना है कि नहीं जाना है? मतलब क्या आप जिस सेगमेंट में उसी में रहना है कि आप दूसरे सेगमेंट में भी जाना चाहते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं है, एक सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, दूसरा सेगमेंट को भी टारगेट करेंगे। ये सारा बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है, माने अपना बिजनेस यूनिट को हम कैसे आगे ले जाएं, ये हर मैनेजर का अपना काम है, उसको सोचना है। फंक्शनल स्ट्रेटेजी, मेन बिजनेस फंक्शन, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेजिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पॉलिसीज ऑफ दीज फंक्शनल एरियाज। इवन दो ये लोग डे टू डे काम करते हैं, लेकिन इनका डे टू डे वर्क कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारा डिसाइड कॉर्पोरेट लोग ही करते हैं। तो ये लोग अपना काम करने का सिस्टम बनाते हैं कि अगर एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स हम लोग के नहीं है लेकिन सीआईएमए में है, सीआईएमए के अंदर करीब
500 पन्ना एचआर के बारे में लिखा हुआ है। आदमी सोचेगा एचआर में क्या है, पढ़ेगा तब पता चलेगा क्या है। बहुत सारा बात लिखा हुआ, ह्यूज थिंग्स, कि एचआर होता क्या, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। मन में बहुत मजा आता है पढ़ के, ऐसा नहीं है कि बोरियत लगता है, बिकॉज उस तरह का टेक्निक बताता है कि लगता है हाँ एचआर भी कोई चीज है, कि कैसे अपने को स्टाफ को रखना है, कैसे इंटरव्यू लेना है, कैसे इंटरव्यू नहीं लेना है, कब रखना है, क्या उसको समझाना है, क्या टेक्निक वर्ल्ड में डेवलप हुआ है। बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। खराब से खराब एसेट्स है, आदमी सही है काम हो जाएगा, बढ़िया से बढ़िया एसेट्स आदमी बेवकूफ तोड़ देगा उसको, नॉर्मल बात है। इसलिए सब चीज ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो वो चीज हम लोग के नहीं है, हम लोग के यहाँ खाली ऐसे सब जगह एचआर वर्ड ही लिखा है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स भी मार्केटिंग के अंदर आता है, बिजनेस स्ट्रेटेजी में आते हैं। नॉट कवर्ड, हो सकता है 2 साल बाद डालेगा, अभी नहीं है, ठीक है। तो बोलता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज क्या होगी, दे हेल्प एसबीयू अचीव देयर गोल्स। ये फंक्शनल वाले क्या करते हैं, ये लोग इनको हेल्प कर रहे हैं कि ये लोग अपना गोल अचीव कर पाए, और वो गोल से क्या हो रहे हैं, कॉर्पोरेट गोल अचीव हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी। वो लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी को ही एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी बोल के लिखा हुआ है। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी मतलब एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी। एलिमेंट्स में क्या लिख रहे हैं, फाइनेंशियल, कॉम्पिटिटिव, इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेस। ध्यान देंगे, फाइनेंशियल, कॉम्पिटिटिव, इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेस। ये सब ऐसे है, एक दूसरा से कनेक्टेड। फाइनेंशियल का मतलब होता है जहां से आपको फाइनेंस मिलेगा, कहां से फाइनेंस अरेंज करेंगे, जो फाइनेंसर्स है उनको क्या चाहिए, वो लोग क्या चाहते हैं, क्या सिक्योरिटी वगैरह चाहते हैं, फाइनेंस अरेंजमेंट। कॉम्पिटिटिव मतलब है कहां पर इन्वेस्टमेंट करें वो फाइनेंस को, जिससे हम कॉम्पिटिटिव हो जाएं, हम जो भी एरिया में और आगे चले जाएं। इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेस माने फाइनेंस कॉम्पिटिटिव बनने के लिए क्या लिख रहे हैं वहां पर देखना, फाइनेंशियल के लिए लिख रहा है रिलेशन विद द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, कॉम्पिटिटिव के लिए लिख रहा है हाउ एंड वेयर टू कंपीट, एंड इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेस हाउ मैनेजमेंट यूज द फाइनेंस। मतलब कॉम्पिटिटिव मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कौन से एरिया में कंपीट करे, कहां आगे जाने का स्कोप है, और जो कंपटीशन जो जहां आगे जाने का स्कोप है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा ना, तो कहां इन्वेस्ट करें जिससे कि फाइनेंस को हम और कॉम्पिटिटिव बना पाए। हम लोग ऐसा बोलते हैं अगर हम लोग बढ़िया बढ़िया एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट और कैश फ्लो आएगा, वो प्रॉफिट और कैश फ्लो अपने आप में ही हमारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर देगा। अगर हम कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया, उससे बहुत कमाई हुआ, तो हमको और फंड्स कहीं से थोड़ी ना लेना पड़ेगा, वही कमाई को हम बिजनेस पे लगा देंगे। तो अगर आप अच्छा एरिया में कॉम्पिटिटिवनेस लाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे शुरू में बढ़िया एरिया में, कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, वो आपको कैश फ्लो और प्रॉफिट देगा, आप उसको खुद ब खुद अपने आप बिजनेस पे लगा सकते हैं। लाइन नीचे लिखा हुआ है, सक्सेसफुल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी जनरेट्स अर्निंग्स एंड कैश फ्लो दैट प्रोवाइड द फाइनेंस फॉर रिसोर्सेस। अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो गया, प्रोडक्ट मैंने एक नया लाया, मार्केट में एकदम दिन दूनी रात चौगनी सेल हुआ, तो अब मेरे को वापस कोई नया काम करने के लिए पैसा थोड़ी ना चाहिए, हम तो इतना पैसा उस प्रोडक्ट से डेवलप कर लिया कि हम नया काम खुद में ही कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी अगर सक्सेसफुल होगा, उससे पैसा आएगा, आपको फाइनेंस बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, और वही फाइनेंस को आप नया नया बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे, नया और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। बोलता है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी टेकिंग प्लेस एट कॉर्पोरेट लेवल। मतलब फाइनेंस कहां से आएगा नहीं आएगा ये कौन डिसाइड करेगा, हेड ऑफिस। फिर बोल रहे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी टेकिंग प्लेस एट द बिजनेस यूनिट लेवल। और तीसरा वाला इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्स स्ट्रेटेजी टेकिंग प्लेस एट फंक्शनल लेवल। मतलब जो ऊपर लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी है उसी के साथ एलिमेंट्स को कोरिलेट करना। कॉर्पोरेट हेड ऑफिस लेवल पे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, और फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्स स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी, ये दोनों पार्ट माने लेवल्स और एलिमेंट्स भर्ती करके 3-4 पन्ना वो लोग लिखा है, बट प्लीज मत पढ़ना, बहुत है। अगर इतना भी आप लिख दिए वो भी गनीमत है, इतना भी हम लोग लिख देंगे, वो 5 पन्ना पढ़ के कोई मतलब नहीं।
आगे यहां से एक एरिया चालू हो रहे, थोड़ा सा और 10 मिनट और। लास्ट एरिया रैशनल अप्रोच टू स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अब ऐसे तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का 3-4 अप्रोच होता है, अपने सिलेबस में एक ही अप्रोच डाला गया है, रैशनल अप्रोच टू स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। रैशनल को बोलते हैं सदियों से चला आ रहा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, रैशनल, ट्रेडिशनल, टॉप डाउन। इसके अंदर मैंने ये बता रहा है कि स्ट्रेटेजी बनाते वक्त क्या क्या स्टेप होता है, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। ये आपको यहां से दिखेगा, स्टेजेस ऑफ रैशनल अप्रोच लिखा है ना। स्टेजेस ऑफ रैशनल अप्रोच में क्या लिखा है? सेट मिशन। सेट मिशन, मिशन क्या होता है बात करेंगे। बोलता है मिशन के बाद इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स। पहले अपने मिशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे, वो मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स तैयार होगा। ऑब्जेक्टिव्स के बाद स्वॉट एनालिसिस करेंगे। क्या चीज का? अलग अलग टाइप का जो स्ट्रेटेजीज मेरे पास पॉसिबल है, वो स्वॉट एनालिसिस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एरिया के बेसिस पे किया जाएगा। अब ये जो स्वॉट एनालिसिस इंटरनल और एक्सटर्नल है, ये अलग से टॉपिक है, जिसमें ये 50 पन्ना, ये 50 पन्ना है। तो नॉर्मली हम लोग तो स्वॉट एनालिसिस यहां थोड़ा सा बात कर पाएंगे, डिटेल में इंटरनल और एक्सटर्नल सब्जेक्ट में है अलग से आगे। इंटरनल एनालिसिस क्या क्या चीज होता है, कैसे करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है, भर्ती, उनसे भी क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम में, 50 नंबर नहीं तो आया क्या। लेकिन यहां पर पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद स्ट्रेटेजीज का एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या क्या है, उस एरिया से एनालिसिस करना है। फिर बोलता है जनरेट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। मतलब एनालिसिस करने के बाद जो स्ट्रेटेजीज आपके पास संभव है कि माने हमको इस एरिया में आगे जाना है, ये करना है, तो वो एरिया में आगे जाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास है। स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस बोल के बहुत सारा चीज लिखा होगा, यहां तो वो लोग खाली शॉर्ट में बता रहे हैं। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ, ये जो यहां लिखा हुआ है यही पूरा 5 टॉपिक में सिलेबस है, आप ऐसा समझिए। कुछ इस टॉपिक में कवर होगा, कुछ दूसरा में, कुछ तीसरा में, कुछ चौथा में, कुछ 5वां में। 5 टॉपिक के अंदर ये जो स्टेप्स है इनको डील किया गया है। रैशनल स्ट्रेटेजी डेवलप कैसे होता है उसका स्टेप को एक एक टॉपिक में कवर किया गया, ठीक है। तो अभी यहां पर छोटा सा डील करेंगे, लेकिन आगे पढ़ते हुए इन्हीं सब चीजों को बार बार पढ़ना है। तो ये चीज एकदम मन में बसा हुआ होना चाहिए, स्टेजेस ऑफ रैशनल अप्रोच, कि ये स्टेज कहां पर आया, अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये यहीं से समझ में आएगा। जैसे स्टेक होल्डर बात किए ना, वैसे यहां पर ये भी सिलेबस का इंट्रोडक्शन ही एक्चुअली, ये क्वेश्चन भी अपने आप में, लेकिन ये सिलेबस का इंट्रोडक्शन हो रहे हैं। फिर क्या है, फिर बोल रहे स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। मतलब जो स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस आपके पास है उनको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट क्या है रेस्पेक्ट में, कि क्या वो स्ट्रैटेजी से हम जो चाहते हैं वो मेरे को मिलेगा, क्या वो स्ट्रैटेजी के लिए रिसोर्सेज जो चाहिए हमारे पास है, क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि हम ये काम कर पाएंगे। अगर रिसोर्सेज नहीं है, नहीं कर सकते हैं। अगर उससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, नहीं करना है। इवैल्यूएशन करना है, इवैल्यूएट करने के बाद इंप्लीमेंट करना है। माने इवैल्यूएट करने के बाद यू हैव सेलेक्टेड 1 और 2 स्ट्रैटेजी, आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा। किस लिए, कि क्या आपको जो चाहिए था वो मिल रहा है, मिला है। अगर नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है, तो आपने गलत स्ट्रैटेजी लगाई थी, दूसरी स्ट्रैटेजी लगाइए। जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करिए, फिर वापस से क्या होगा, वहीं पहुंच जाएंगे। ऐसे करके ये साइकिल है, ऐसे चलती रहेगा। बहुत डिफरेंस आ रहे, रुकिए ना, आस्ते आस्ते। हमारा ये बोलने का मतलब हुआ कि पहले मिशन सेट करना है, मिशन को ऑब्जेक्टिव्स में तोड़ना है, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे स्वॉट एनालिसिस करना है। जो जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें किस किस चीज में हमारे में स्ट्रेंथ है, किस में वीकनेस है, वीकनेस को कैसे दूर कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। वो स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर से होगा। हम क्या बोला था, इंटरनल के अंदर आता है स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल के अंदर आता है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर 50 पन्ना है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के ऊपर 50 पन्ना है। 100 पन्ना तो ऐसे ही पढ़ना है।
कि स्ट्रेंथ और वीकनेस में 50 पन्ना क्या चीज है, इंटरनली कैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस आ जाते हैं, क्या क्या कारण है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस पैदा होते हैं, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स कैसे आते हैं, वो सब चीज को डील करना है। फिर जब आपको पता चल गया तो हम लोग क्या बोले, स्ट्रेंथ के ऊपर कैपिटलाइज करना है, वीकनेस को दूर करना है। उसके लिए स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या क्या है, जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस है उनको एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है कि मेरे पास क्या वो स्ट्रेटेजी लगाने के लिए फंड्स है, रिसोर्सेस है, क्या वो स्ट्रेटेजी हमको डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव देगी। इवैल्यूएट करने के बाद उसमें से कुछ को इंप्लीमेंट करना है, जो मेरे को ठीक लगा उसको हम इंप्लीमेंट किए। इंप्लीमेंट करने के बाद चेक करना है कि क्या उससे डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल रहा है। अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है तब तो हमने ठीक स्ट्रेटेजी लगाई थी, अदरवाइज स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आज से 20 साल हो गए, 20 साल में भी वो ये सब किया था, आने वाले 50 सालों में भी ये सब करने वाला है। हर समय इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं, नया नया चीज आते रहते हैं, मार्केट का डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। कभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री था, कभी डेवलप्ड बन जाए, हो सकता है सोने की चिड़िया फिर कहलाए, तो डायनामिक्स चेंज नहीं हो क्या, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रैटेजी। आज कुछ स्ट्रैटेजी बनाए तो बाद में नया बनाना पड़ता है। जो रैशनल अप्रोच है वो ये जिस तरह सिस्टम में बात कर रहे हैं ना, बोलते जिंदगी ऐसे सिस्टम में चलती नहीं है, और बोलता है आदमी 15 सालों के लिए कुछ सोच भी लिया, आज कोई तकलीफ है उसको आज दूर करेगा कि 15 साल तक बैठे रहेगा। अगर आदमी डे टू डे काम से अलग हो तब तो ये सब सोचने बैठे ना, और 15 साल में जो भी आप सोचेंगे वैसा ही होगा, आप महान है भाई। तो फिर तो बहुत लोग इसको कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं कि ये जो रैशनल अप्रोच है स्ट्रेटेजी बनाने का, ये ठीक नहीं है। आदमी पहले अपना रोजमर्रा का लाइफ का जीवन के बारे में सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लॉन्ग टर्म में जो फोरकास्ट कर रहे हैं, हम ये सोच रहे इकोनॉमी ऐसे होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट ऐसे होगा, इंडिया ऐसा होगा, वैसा हुआ ही नहीं, तो क्या फायदा वो स्ट्रेटेजी बनाने का। यानी कि मेनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर। तो अलग तरह का स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट भी है जो अपने कोर्स में वो लोग नहीं दिए, अपने वो खाली रैशनल अप्रोच दिया। बिकॉज ड्रॉबैक होने के बावजूद आज भी इसी को बेस्ट मानते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए रैशनल अप्रोच इज ट्रीटेड एज बेस्ट वे टू डेवलप स्ट्रेटेजी, तो इसलिए इस रैशनल अप्रोच को ही कोर्स में बताया गया है। लेकिन हम लोग का सीमा के अंदर अलग अलग और भी है, और अलग अलग अप्रोचेस भी है जिसका ड्रॉबैक्स वगैरह सब पूछता है, यहां नहीं कवर किया है, 5 टॉपिक में नहीं दिखा मेरे को, कहीं नहीं है, तो अपने खाली रैशनल अप्रोच ही बात करेंगे। लेकिन एक जैसे पॉइंट अभी बात कर रहा था, क्या गड़बड़ी है इसके अंदर, कि स्ट्रेटेजिक बनाने में रैशनल अप्रोच का प्रॉब्लम्स क्या है, तो वो कारण से इसको खराब भी माना गया। और ऐसा स्टडीज भी किया गया कि बहुत बार लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाए वो एक्चुअली वैसे काम हुआ ही नहीं, वैसा हुआ ही नहीं। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाए वैसा ही हुआ। तो दोनों माने स्टडीज ऐसा पास्ट में हुआ है जिसमें दिखा कि ये अप्रोच सक्सेसफुल भी है, ये अप्रोच फेलियर भी हुआ है, तो दोनों तरह का है ना। लेकिन फिर भी लोग इसको वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच मानते हैं, तो दे हैव इंक्लूडेड द बेस्ट अप्रोच इन द सिलेबस, और वो अप्रोच के बेसिस पे दे हैव कवर्ड द इंटायर सिलेबस। दीज स्टेप्स आर बेसिकली सेपरेट एक्सप्लेनेशन आगे में। रैशनल अप्रोच सेट मिशन, on the basis of missions derive the objectives, on the basis of objectives what you want to achieve, SWOT analysis, internal external analysis करने के बाद evaluate different strategies, strategic choices लाइए, उनको evaluate करिए, evaluate करने के बाद उसमें से किसी को implement कर दीजिए, implement करने के बाद देखिए कि क्या आपको desired result मिल रहा है क्या, review और control, without control nothing is possible। इतना रहने देते हैं, मिशन वशन नेक्स्ट दिन बात करते हैं, बिकॉज मिशन ऑब्जेक्टिव ये सब कहानी अलग हो जा रहा है। तो एक बार प्लीज मेरे भाई लोग, जो पेज नंबर 4 में लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है ना, उसके ऊपर तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कॉपी में लिखाया गया वो, और यहां पर पेज नंबर 4 तक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप के ऊपर तक एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार, थोड़ा सा ही है, मन में सोचते हुए क्या लिखेगा नहीं लिखेगा। अगर कुछ अपने मन में सोच रहा है 2 लाइन हम लिख लेते हैं अपना, बिकॉज आप कुछ अलग सोच रहे हैं वो भी चलेगा, हमसे पूछ लीजिएगा, पढ़ के रखेंगे तो बाद में तकलीफ कम होएगा, नहीं तो डेली डेली बढ़ती जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिन से 10:45 10:30 नहीं 10:45 एग्जैक्टली